Hello students, welcome to Magnet Brains. My name is Abhishek Pandey, your teacher for social science. So Magnet Brains एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको सभी क्लास सभी सब्जेक्ट के वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ वीडियोस देखने के बाद ना तो आपको कोई सब्सक्रिप्शन लेना है, ना ही कोई पैकेज परचेज करना है, बिकॉज बेस्ट क्वालिटी कंटेंट बेस्ट टीचर्स के साथ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाता है। आप मैग्नेट ब्रेन्स को फेसबुक पर, टेलीग्राम पर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं सो दैट कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आप मिस ना करें। आज का जो हमारा सेशन होगा ये क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए है और क्लास 9th के जो स्टूडेंट्स हैं आज यहाँ पर क्या पढ़ने वाले भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो इससे पहले अगर आप देखोगे तो टॉपिक वाइज वीडियोस आपको मिल गए हैं, वन शॉट रिवीजन वीडियोस आपको मिल गए हैं और एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया गया है। अब आपको जो यहाँ पर पढ़ाया जाएगा वो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, मतलब कि आपके एग्जामिनेशन में इस पर्टिकुलर चैप्टर से, जिसको आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कहते हो, है ना, कि कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करा दो सर, है ना, क्योंकि पीछे एनसीईआरटी में बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर नहीं दिए हुए हैं, तो अलग अलग तरीके के क्या क्या क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा सकते हैं उनका एक्सप्लेनेशन मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। ये क्वेश्चन आंसर है तो क्वेश्चन आंसर की तरह हम इसको डिस्कस करेंगे। मतलब आप ये कह सकते हैं कि बेसिक्स ज़्यादा मैं पढ़ाऊंगा नहीं। इसका रीज़न यहाँ पर क्या है, क्योंकि आपको टॉपिक वाइज वीडियोस भी बनाए गए हैं, है ना, आपके लिए जो है वन शॉट रिवीजन भी प्रोवाइड किया गया है। लिंक पे आपको जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी, आप उसको देख सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि इससे हम केवल क्वेश्चंस के ऊपर फोकस कर पाएंगे। जब मैं आपको यहाँ पर वन शॉट रिवीजन या टॉपिक वाइज वीडियोस पढ़ा रहा था तब मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चंस मैं आपको करा दूंगा, तो क्वेश्चंस में आपको एक कॉन्फिडेंस यहाँ पर आ जाएगा कि एग्जामिनेशन में किस तरीके से उन चीज़ों का आंसर करना है। तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। ये उसी सीरीज में आपको आज मैं चैप्टर नंबर 1 इंडिया साइज एंड लोकेशन जो चैप्टर है इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा, जिसमें आपका वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन और मैप वर्क। ठीक है, ये चारों चीजें यहाँ पर 1 to 1 में यहाँ पर कवर करूंगा और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको बताऊंगा। आंसर को किस तरीके से लिख सकते हैं, ये सारी चीजें हम आज यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो काफी इंफॉर्मेटिव सेशन होने वाला है, आप इसको जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस मैप से रिलेटेड ही थोड़ी सी चीजें जो हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। देखो, सबसे पहली बात अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको प्यारा भारत देखने को मिल रहा है ना, प्यारा भारत मतलब इंडिया। ठीक है, आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है इस जगह पर। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये इंडिया हो गया। इंडिया कौन से कॉन्टिनेंट में? एशिया में। यहाँ पर यूरोप है, यहाँ पर अफ्रीका है, साउथ अमेरिका है, इसके ऊपर नॉर्थ अमेरिका है, यहाँ पर आपको ऑस्ट्रेलिया देखने को मिल रहा है। ठीक है, इंडिया के नीचे अगर आप देखोगे तो इंडियन ओशियन है, यहाँ पर अटलांटिक ओशियन है, यहाँ पर पैसिफिक ओशियन है, यहाँ पर भी आपको पैसिफिक ओशियन देखने को मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद ये जो पर्टिकुलर लाइन आपको देखने को मिल रही है ये क्या है भाई, ये आपको इक्वेटर देखने को मिल रहा है। ठीक है, इक्वेटर भी आपको ध्यान रखना है कि इक्वेटर जो है वो इंडिया से गुजरती नहीं है, इंडिया के नीचे से जो है वो इक्वेटर आपको गुजरती हुई दिखाई देती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। आज का पहला क्वेश्चन अगर हम देखेंगे तो ये दिया हुआ है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, है ना। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप का क्या मतलब हुआ कि मतलब 2 नंबर में, 1 नंबर में ये क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली आपसे पूछा जाएगा। एमसीक्यूज नहीं कराएंगे अभी, एमसीक्यूज के लिए अलग से सेशन में आपको प्रोवाइड करूंगा, उसमें सारे एमसीक्यूज हो जाएंगे कवर। लेकिन अभी के लिए हम क्या करेंगे कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप मतलब 1 नंबर 2 नंबर में जो क्वेश्चंस यहाँ पर आते हैं उनके आंसर हम यहाँ पर देखने वाले हैं। पहली बात यहाँ पर बोली जा रही है कि व्हाट इज द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया, है ना, भारत का जो लैटिट्यूडनल यहाँ पर जो विस्तार है, एक्सटेंट है, वो यहाँ पर क्या है। तो देखो, सिंपल सी बात अगर आप देखोगे तो ये पर्टिकुलर, जैसे मान लीजिए कि ये ग्लोब है। ठीक है, अब इस ग्लोब में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको एक चीज समझ में आएगा कि एक लाइन है जिसको बोलते हैं 0 डिग्री इक्वेटर, है ना, ये हो गया आपका 0 डिग्री, जिसको भूमध्य रेखा या इक्वेटर हम यहाँ पर कहते हैं। अब ये इक्वेटर जो है वो यहाँ पर क्या करता है कि पूरे के पूरे, है ना, जो अर्थ है उसको 2 हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है। एक हो गया आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और एक हो गया आपका सदर्न हेमिस्फीयर। इसी तरीके से एक प्राइम मेरिडियन लाइन आपको देखने को मिलेगी जिसको हम बोलते हैं 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। ठीक है, याद रखिएगा, जो लेटी हुई हैं उनको लैटिट्यूड कहते हैं और जो खड़ी हुई लाइन है आपको देखने को मिलेगी इसको हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं। लॉन्गिट्यूड अगर आप देखोगे तो ये क्या करता है भाई, ये आपको ईस्टर्न हेमिस्फीयर में और यहाँ पर क्या है कि ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, ये इस तरीके से यहाँ पर लॉन्गिट्यूड जो है वो डिवाइड करता है। अगर हम इंडिया के बारे में बात करेंगे, ठीक है, तो इंडिया जो है वो आपको देखने को मिलेगा 2 हेमिस्फीयर में वो लोकेटेड है। एक तो आपको देखने को मिलेगा नॉर्दर्न और प्लस ईस्टर्न, है ना, मतलब कि भारत जो है वो इक्वेटर के ऊपर है ना, और साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो प्राइम मेरिडियन के यहाँ पर ईस्ट डायरेक्शन में आपको देखने को मिलेगा। अब अगर हम देखेंगे
तो यहां पर ये बोला जा रहा है कि लैटिट्यूडनल जो एक्सटेंट है वो यहां पर क्या है। तो याद रखिएगा लैटिट्यूडनल एक्सटेंट का मतलब ये हुआ कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, जैसे इस फोटो में अगर आप देखोगे तो आपको यहां पर अच्छी तरीके से क्लियर होगा कि ये वाला जो लास्ट वाला पॉइंट आपको देखने को मिल रहा है और ये जो ऊपर वाला पॉइंट है ये लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है। उसके बाद ये वाला पॉइंट और ये लास्ट वाला इधर वाला पॉइंट, ठीक है, जो ईस्टर्न डायरेक्शन में आपको देखने को मिलेगा वो क्या है, वो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है। तो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट के बारे में बात करेंगे तो याद रखिएगा भारत का जो सबसे मतलब सदर्न मोस्ट यहाँ पर पॉइंट है ना, वो यहाँ पर क्या है, वो आपको देखने को मिलेगा कन्याकुमारी, है ना। तो कन्याकुमारी जो है उसका जो पॉइंट आप देखोगे तो ये है आपका 8 डिग्री 4 मिनट, है ना। और यहाँ पर क्या है कि जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट अगर आप देखोगे तो वो है आपका 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है। जैसे अगर आप देखो तो 8 डिग्री 4 मिनट जो है नॉर्थ, ठीक है, ये सदर्न मोस्ट पॉइंट है जो कन्याकुमारी आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। और उसके बाद नॉर्दर्न मोस्ट वाला जो है वो 37 डिग्री 6 मिनट, है ना, ये नॉर्थ साइड में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। वैसे अगर आप देखोगे तो आप लोगों ने एक चीज और यहाँ पर सुनी होगी जिसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट, है ना, जिसको पगमेलियन पॉइंट भी यहाँ पर कहते हैं। सो इंदिरा पॉइंट जो है वो अंडमान एंड निकोबार के पास आपको देखने को मिलता है और इसमें अगर आप देखोगे तो इसका जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है वो 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करेंगे कि जो मेनलैंड इंडिया है उसका जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है तो वो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक आपको देखने को मिलता है, ठीक है। और उसके बाद याद रखिएगा जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट आपको इंडिया का देखने को मिलेगा इसको बोलते हैं इंदिरा कोल, है ना। और इंदिरा कोल जो है वो कहाँ पर है, ये एक नई यूनियन टेरिटरी बनी है जिसका नाम है लद्दाख, वहां पर आपको देखने को मिलता है। तो आपको ना लैटिट्यूडनल एक्सटेंट में यही लिखना है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक, ठीक है, ये हो गया लैटिट्यूडनल। अब अगर बात करेंगे हम कि भाई भारत का जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है वो कहां पर है, तो इसके लिए क्वेश्चन यहां पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, कि व्हाट आर द डिग्रीज ऑफ ईस्टर्न मोस्ट एंड वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया, है ना, ईस्टर्न मोस्ट और वेस्टर्न मोस्ट। तो याद रखिएगा कि अगर हम बात करेंगे आपको लिखना पड़ेगा, है ना, क्योंकि देखो सिंपल सी बात यहां पर ये है कि अगर मान लो कि ये पूरा का पूरा रीजन आप देखोगे, है ना, ये आपका नॉर्थ पॉइंट हो गया, ये आपका साउथ पॉइंट हो गया, ये आपका वेस्ट पॉइंट हो गया और ये आपका ईस्ट पॉइंट हो गया, ठीक है। साउथ वाला जो पॉइंट है ये हो गया आपका 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक है, ये हो गया आपका 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, ठीक है। उसी तरीके से ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, ठीक है। अब ये मत सोचना कि सर ये तो साउथ में है तो यहाँ पर नॉर्थ क्यों लिख रहे हैं, है ना, क्योंकि इक्वेटर के नॉर्थ में है और इसीलिए यहाँ पर क्या है कि भारत जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये वाला जो पार्ट है ये कितना है, ये है आपका 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, ठीक है। और ये वाला जो पॉइंट है ये है आपका 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, है ना। ईस्ट क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि भारत जो है वो ईस्टर्न आपको कोस्ट में देखने को मिलेगा या ईस्टर्न जो आपका स्फीयर है ना वहां पर देखने को मिलता है। जैसे सिंपल सा बात यहाँ पर ये समझिए, ये पॉइंट हो गया, ये हो गया आपका 0 डिग्री। अब ऊपर जाओगे तो 1 डिग्री नॉर्थ, ठीक है, 2 डिग्री नॉर्थ, इस तरीके से आपको चीज़ें देखने को मिलती हैं। और इसी तरीके से अगर आप साउथ में आओगे तो यहाँ पर 0 डिग्री, फिर उसके बाद 1 डिग्री साउथ, 2 डिग्री साउथ, इस तरीके से चीज़ें बढ़ती हैं। और इसी तरीके से अब अगर मान लीजिए कि लॉन्गिट्यूड आपके सामने यहाँ पर गिवन है ना, मतलब ये प्राइम मेरिडियन है ना, ये जो लाइन आपको देखने को मिल रही है वर्टिकल लाइन, ये प्राइम मेरिडियन है, ये 0 डिग्री है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये 1 डिग्री ईस्ट, है ना, फिर उसके बाद 2 डिग्री ईस्ट, और इस तरफ अगर जाओगे तो ये हो जाएगा 1 डिग्री वेस्ट और ये हो जाएगा 2 डिग्री वेस्ट, ठीक है। इस तरीके से ये सीक्वेंस यहाँ पर बढ़ता है। तो भारत का अगर हम देखेंगे तो जो वेस्टर्न मोस्ट पार्ट है ना, वो कौन सा है, वो 68 डिग्री 7 मिनट, क्योंकि इधर वाली वैल्यू जो है वो कम होगी और इधर वाली वैल्यू जो है वो ज़्यादा होगी। क्यों, क्योंकि प्राइम मेरिडियन है, प्राइम मेरिडियन से हम ईस्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो पहले 68 आएगा, बाद में 97 आएगा। लेकिन जो 97 वाला पॉइंट रहेगा वो क्या रहेगा, वो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट रहेगा, और जो इधर वाला पॉइंट रहेगा वो क्या रहेगा, वो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट रहेगा। इसलिए भारत का जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है वो क्या है, वो 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट जो है वो आपको देखने को मिलता है। लेकिन एक बात ये ध्यान रखिएगा, आपसे ये पूछा जा रहा है कि ईस्टर्न मोस्ट कितना है और वेस्टर्न मोस्ट कितना है, ठीक है। अगर आप केवल इतना लिख दोगे और इतना लिख दोगे तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में पहले ईस्टर्न पूछा गया है, बाद में वेस्टर्न पूछा गया है, और इसीलिए इस आंसर में क्या किया गया है कि 68 डिग्री 7 मिनट के बाद यहां पर वेस्टर्न मोस्ट लिख दिया गया। इसी तरीके से 97 डिग्री 25 मिनट के बाद
यहाँ पर जो ईस्टर्न मोस्ट है वो लिखा गया है ना, ताकि एग्जामिनर जो है उसको पता चल जाए कि कौन से पॉइंट को आप ईस्टर्न बोल रहे हो और कौन से पॉइंट को वेस्टर्न आप यहाँ पर कह रहे हो। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। नेम द पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड विच डिवाइड्स इंडिया रफली इनटू 2 इक्वल हाफ्स। ठीक है, तो देखो सिंपल सी बात, यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये ग्लोब हो गया। ठीक है, उसके बाद अगर आप यहां पर देखोगे तो ये हो गया आपका 0 डिग्री, और यहां पर अगर आप देखोगे तो इसको हम बोलते हैं 23.5 डिग्री, है ना। और क्यों? क्योंकि ये नॉर्थ में है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको बोलेंगे भाई नॉर्थ। तो ये हो गया आपका 23.5 डिग्री नॉर्थ, और यहां पर अगर आप देखोगे तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं 23.5 डिग्री साउथ। ठीक है, अब नीचे वाले से तो कोई लेना देना नहीं है, क्यों? क्योंकि इक्वेटर के नॉर्थ में आपको इंडिया देखने को मिलेगा। इसको हम क्या बोलते हैं भाई, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, कर्क रेखा। और यहां पर क्या होता है, ये होता है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ठीक है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन जो है वो सदर्न हेमिस्फीयर में है, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो कहां पर है, वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। अब यही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो क्या होती है भाई, वो भारत से गुजरती है ना। भारत से अगर हम गुजराएंगे इसको तो कहां कहां से जाती है, सबसे पहले गुजरात, ठीक है, फिर उसके बाद राजस्थान, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश, फिर उसके बाद छत्तीसगढ़, फिर उसके बाद झारखंड, फिर उसके बाद वेस्ट बंगाल, फिर उसके बाद त्रिपुरा, और उसके बाद फिर मिजोरम। ठीक है, ये हो गए आपके कितने स्टेट, 8 स्टेट हो गए जहां से कर्क रेखा जो है वो गुजरती है। अगर मान लीजिए कि आपसे बोलेंगे कि वेस्ट से ईस्ट में अरेंज करो स्टेट्स को जहां जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाती है, या ईस्ट से वेस्ट में अगर आप अरेंज करो, तो सीक्वेंस क्या होगा, यही होगा। अगर हम वेस्ट में रहेंगे तो गुजरात आता है, फिर राजस्थान आएगा। ठीक है, दिस इज RJ। ठीक है, यहां पर आप देखोगे तो ये हो गया आपका गुजरात, राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो होती है वो यहाँ पर क्या करती है, वो यहाँ पर पूरे के पूरे भारत को, ठीक है, 2 इक्वल हाफ्स में यहाँ पर डिवाइड करेगी। ठीक है, बिल्कुल बीच से ये रेखा यहाँ पर आपको जाती हुई देखने को मिलेगी। चाहे 23.5 डिग्री नॉर्थ लिख दो या फिर 23 डिग्री, ठीक है, 30 मिनट्स। ठीक है, याद रखना ये 30 मिनट्स है। चाहे जो भी आपको देखने को मिले आप वो चीज यहाँ पर लिख सकते हैं, दोनों में से कोई सा भी तरीका लिखोगे वो सही रहेगा, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट जो है वो यहाँ पर 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ, इस तरीके से लिखेंगे तो आपका आंसर ज्यादा सही रहेगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो दिया है कि इन विच ईयर डिड इंदिरा पॉइंट सबमर्ज अंडर वाटर ड्यू टू सुनामी, है ना। सुनामी जब भारत में एक बार यहाँ पर आई थी तो उस टाइम पीरियड पर भारत का जो ये सदर्न मोस्ट पॉइंट है ना, सदर्न मोस्ट पॉइंट मतलब ये मेनलैंड इंडिया का नहीं है, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि ये अंडमान एंड निकोबार, ठीक है, जो आइलैंड है वहां पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और इसका जो यहाँ पर लैटिट्यूड अगर हम देखेंगे तो ये है 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ। ठीक है, यहाँ पर है। तो ये जो सबमर्ज हो गया है मतलब डूब गया इंदिरा पॉइंट। ठीक है, तो ये सुनामी आई थी, तो सुनामी कब आई थी, तो सुनामी आई थी 2004 में। ठीक है, 2003 में क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को फाइनल में हरा दिया था, और उसके अगले साल, ठीक है, भगवान दुखी होकर फिर क्या हो गए, 2004 में सुनामी यहाँ पर आ गई। ठीक है, और इंदिरा पॉइंट जो है वो पूरी तरीके से समुद्र के पानी में यहाँ पर डूब गया था। ठीक है, इसको पगमेलियन पॉइंट भी यहाँ पर कहते हैं। ठीक है, पगमेलियन पॉइंट भी जो है वो इंदिरा पॉइंट का ही नाम है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ द इंडियन लैंड मास। भारत का जो पूरा का पूरा एरिया है ना, क्षेत्रफल है, वो यहाँ पर कितना है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा भारत का जो पूरा एरिया आपको देखने को मिलेगा ये है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, मतलब कि अगर आप देखोगे तो ये हो गया 3.28, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो 10 लाख से इसका मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको एग्जैक्टली वैल्यू मिल जाएगी, और एरिया होता है इसलिए इसकी यूनिट होगी किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये भारत का पूरा एरिया है। अच्छा, अब एक बात ये ध्यान रखिएगा, भारत का जितना भी एरिया है ना, उसमें अगर हम देखेंगे तो पूरी दुनिया के एरिया का, भारत का एरिया कितना है, वो 2.4% है। मतलब अगर हम पूरी दुनिया के एरिया को काउंट करेंगे, उसमें भारत के एरिया का कंट्रीब्यूशन देखेंगे तो उसकी वैल्यू है 2.4%। ठीक है, एरिया वाइज अगर हम देखेंगे तो सबसे बड़ी जो कंट्री आपको देखने को मिलेगी उसका नाम क्या है, उसका नाम है रशिया। दूसरे नंबर पर कौन सी कंट्री है, ये आपको देखने को मिलेगा कनाडा। ठीक है, और भारत का नंबर कौन से नंबर पर है भाई, 7th पोजीशन पर प्यारा भारत आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, तो भारत का टोटल एरिया है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, और पूरी दुनिया के एरिया का 2.4% जो है वो भारत का एरिया है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है,
गिव द टोटल लेंथ ऑफ द इंडियन कोस्ट लाइन इंक्लूडिंग द इंडियन आइलैंड्स। ठीक है, मतलब कि भारत की जो टोटल कोस्ट लाइन है, कोस्ट लाइन मतलब क्या होता है, समुद्र तट जो रेखा है ना, समुद्र से जो बॉर्डर यहाँ पर लगती है उसको अगर हम देखेंगे तो अगर इंडियन आइलैंड्स को भी हम यहाँ पर इंक्लूड कर लें तो टोटल कितने यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर कोस्ट लाइन देखने को मिलेगी, इसकी बात यहाँ पर पूछी जा रही है। ठीक है, देखो सबसे पहले हमको एक बात ये ध्यान रखना है कि कौन कौन से स्टेट हैं जहाँ पर कोस्टल बॉर्डर आपको देखने को मिलेगी, है ना। गुजरात हो गया, फिर ये महाराष्ट्र हो गया, फिर यहाँ पर आपको गोवा देखने को मिलेगा, फिर यहाँ पर आपको कर्नाटका देखने को मिलेगा, फिर यहाँ पर आपको केरला देखने को मिलेगा। ठीक है, ये हो गए आपके वेस्टर्न कोस्ट। फिर उसके बाद यहाँ पर अगर आप जाओगे तो तमिलनाडु हो गया, फिर ये आंध्र प्रदेश हो गया, फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको उड़ीसा देखने को मिलेगा, और फिर आपको देखने को मिलेगा वेस्ट बंगाल। तो कितने हो गए, 9 हो गए ना टोटल। तो 9 स्टेट हैं जो क्या करते हैं कि कोस्टल लाइन यहाँ पर बनाते हैं, मतलब कि समुद्रीय जो तट रेखा है उससे यहाँ पर वो टच होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अगर बात करते हैं हम, है ना, कि कौन कौन से यहाँ पर आपको जो है यूनियन टेरिटरी देखने को मिलेंगे, तो एक तो हो गया आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ठीक है, फिर उसके बाद आपको एक लक्षद्वीप देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं जहां पर आपको कोस्टल लाइन देखने को मिलती है। और अगर हम सभी स्टेट्स की, है ना, और सभी आइलैंड्स की जो टोटल कोस्टल लाइन है उसको अगर हम देखेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी है, 7516.6 किलोमीटर। ठीक है, 7516.6 किलोमीटर जो है वो टोटल भारत की कोस्टल लाइन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यूज में भी इसी तरीके से डायरेक्टली आपसे पूछ लेंगे। ठीक है, याद रखना है इसको। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर, ठीक है, 7516.6 किलोमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाई इज द नॉर्थ साउथ एक्सटेंट ऑफ इंडिया लार्जर देन ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट इवन दो द लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट इन डिग्री इज ऑफ द सेम वैल्यू। ठीक है, अब एक चीज समझो, जैसे अगर हम देखेंगे कि भाई ये पूरा का पूरा रीजन है। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि ये अलग अलग पार्ट्स आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, ये पार्ट जो है ये क्या है, ये आपका नॉर्थ पार्ट है, ये आपका साउथ पार्ट है, ये आपका वेस्ट पार्ट है, और ये आपका ईस्ट पार्ट है। ठीक है, अब लैटिट्यूडनल एक्सटेंट के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये वाली जो टोटल यहाँ पर लेंथ ये देखने को मिल रही है। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है आपकी 3214 किलोमीटर। ठीक है, मतलब नॉर्थ से लेकर साउथ तक की जो डिस्टेंस है वो 3214 किलोमीटर है। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर आप ये वेस्ट से ईस्ट वाली डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है इसको अगर आप देखोगे, है ना, तो इसकी वैल्यू यहाँ पर कितनी है, ये है आपकी 2933 किलोमीटर। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है, आपसे ये बोला जा रहा है कि भाई वाई इज द नॉर्थ साउथ एक्सटेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, मतलब नॉर्थ साउथ जो एक्सटेंट है इंडिया का वो यहाँ पर क्या है कि वो ज्यादा है ना, देन ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट, है ना, आपको दिख रहा है ना, नॉर्थ साउथ 3214 और वेस्ट से ईस्ट 2933। लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट अगर आप देखोगे तो वो सेम है ना। मतलब यहाँ पर क्या हुआ, देखो साउथ में अगर हम जाएंगे तो इसकी जो टोटल वैल्यू है, ठीक है, रुकिएगा एक मिनट, अगर हम टोटल यहाँ पर इसकी वैल्यू देखेंगे, ठीक है, इसको मिटाते हैं, इसको फिर से लिखते हैं, तो अगर आप देखोगे तो ये 8 डिग्री, ये हो गया आपका 4 मिनट, है ना, नॉर्थ, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसको यहाँ पर 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर, है ना, ये वैल्यू कितनी हो गई, ये हो गई आपकी 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली अगर आप देखोगे तो अगर हम इसको 8 मान लेते हैं, मैं सिर्फ एक कैलकुलेशन को आसान करने के लिए बता रहा हूँ, अगर आप इसको 8 मानते हो, इसको 38, तो टोटल यहाँ पर लैटिट्यूड्स कितने हो गए, 30 डिग्री का हो गया, है ना, इसको 68 मान लो, इसको 98, तो अप्रोक्सीमेटली 30 डिग्री दिख रहा है ना दोनों, इसको 8 किया, इसको 38 किया, 30 हो गया, इसको 68 किया, इसको 98 किया, तो 30 हो गया। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी अगर आप देखोगे तो 30 डिग्री है, यहाँ से लेकर यहाँ तक भी देखोगे तो 30 डिग्री है। तो अब ये बोल रहे हैं कि भाई जब ये दोनों चीज़ें बराबर हैं तो ये 3214 किलोमीटर क्यों है और ये 2933 किलोमीटर क्यों है। अब क्वेश्चन समझ में आ गया। तो इसका रीज़न यहाँ पर ये होता है कि भाई एक चीज़ अगर आप देखोगे ना, ठीक है, एक चीज़ अगर आप देखोगे तो जैसे मान लीजिए कि ये है ना, अब अगर मान लो कि ये क्या है कि ये लैटिट्यूड्स हैं, ठीक है, अब लैटिट्यूड्स जो है वो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, है ना, लैटिट्यूड्स पैरेलल होती हैं, और एक दो लैटिट्यूड्स अगर यहाँ पर आपको दी गई हैं तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, वो है 111 किलोमीटर। ठीक है, कितनी है, 111 किलोमीटर, ये एकदम फिक्स है ना, आप इसको याद रख लेना
कि दो लैटिट्यूड्स के बीच में जो डिस्टेंस यहाँ पर होती है वो कितनी होती है, वो 100 किलोमीटर होती है, 111 किलोमीटर, ठीक है। लेकिन अगर आप लॉन्गिट्यूड्स के बारे में देखोगे, है ना, जैसे मान लीजिए कि ये लॉन्गिट्यूड है ना, तो लॉन्गिट्यूड जो होती है ना वो ऐसे ऐसे लाइन होती हैं, ठीक है, ये ऐसे ऐसे लाइन होती हैं। तो अब क्या होता है कि जब ये लॉन्गिट्यूड्स के बारे में देखोगे ना, तो लॉन्गिट्यूड्स, जैसे मैं एक काम करता हूँ, इसको पूरा इरेज करता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। जैसे ये देखिए, अब ये लॉन्गिट्यूड्स हैं, लॉन्गिट्यूड्स के बारे में अगर आप देखोगे, ठीक है, तो ये आपको ना कुछ ऐसे देखने को मिलती हैं, है ना। जैसे अगर आपके पास ग्लोब वगैरह रखा होगा तो आप देखोगे तो ये कुछ ऐसी हैं। अब ये मैंने ऐसे लाइन खींच दी, है ना। अब एक चीज आपको ये समझ में आएगा कि यार मतलब यहाँ पर ये वाला जो रीजन है, ठीक है, ये जो मैंने आपको ये हाईलाइट किया है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो दो लॉन्गिट्यूड के बीच में जो डिस्टेंस है वो कैसी है, वो मैक्सिमम है कि नहीं है, बताओ भाई, मैक्सिमम है कि नहीं है। लेकिन अब यहां पर अगर आप देखोगे इस पर्टिकुलर रीजन में, ठीक है, थोड़ा अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं कलर यहां पर चेंज करता हूं ताकि आपको और अच्छी तरीके से, है ना, प्यार से यहां पर समझ में आ जाए। अब अगर ये वाला रीजन आप देखो, यहां पर ये वाला रीजन हो गया और ये वाला रीजन देखो, ठीक है, इसको नाम दे देता हूं ए और इसको नाम दे देता हूं बी, ठीक है, ये ए बी मैंने नाम दे दिया। अब अगर आप देखेंगे तो दो लॉन्गिट्यूड के बीच में डिस्टेंस कहां पर ज्यादा है, एट इक्वेटर, ठीक है, कहां पर ज्यादा है, इक्वेटर पे जो है वो ज्यादा है, ठीक है। लेकिन पोल्स पर क्या है, पोल्स पर वही डिस्टेंस जो है वो सबसे कम है। लेकिन अगर आप इंडिया के केस में देखोगे तो इंडिया तो इक्वेटर से ऊपर है ना, तो इस वजह से क्या होगा कि जो डिस्टेंस होगी वो कम होगी। समझ में आ रहा है, इक्वेटर पे मैक्सिमम डिस्टेंस होती है, लेकिन जैसे जैसे इक्वेटर से ऊपर आते जाते हो दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो आपकी कम देखने को मिलती है ना। और डिस्टेंस अगर कम हो रही है तो ऑब्वियसली जो 3214 था, है ना, उससे डिस्टेंस की वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी। और इसी वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो हमारा वेस्ट से लेकर ईस्ट तक का जो डिस्टेंस है वो यहाँ पर क्या है, वो आपको 2933 ही यहाँ पर देखने को मिलता है। तो आपको सिंपली यहाँ पर यही लिखना है कि दिस इज बिकॉज the distance between two latitude is always 100 kilometer, that is always same, whereas distance between two longitude it is the maximum at the equator and decreases towards the pole, है ना। तो इक्वेटर पे नीचे की तरफ है और इंडिया जो है वो इक्वेटर के ऊपर है, तो इक्वेटर से ऊपर की तरफ आते हैं तो जो लॉन्गिट्यूड्स की डिस्टेंस होती है वो यहाँ पर क्या होती है, वो कम होती है। और इसलिए भारत का वेस्ट से लेकर ईस्ट तक का जो एक्सटेंट है वो 2933 किलोमीटर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, समझ में आ गया। ये रीजनिंग वाला क्वेश्चन है, थोड़ा अच्छी तरीके से आपको ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, वाई हैज 82 डिग्री 30 मिनट, ठीक है, बीन सेलेक्टेड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। ठीक है, अब इसको अगर मैं थोड़ा सा और अच्छे से लिखूंगा तो इसको मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि भारत का जो स्टैंडर्ड टाइम है ना, जैसे यहाँ पर क्या होता है कि आपने यहाँ पर एक जो है वो ग्लोब बनाया इस तरीके से, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ से ये प्राइम मेरिडियन हो गया, है ना। प्राइम मेरिडियन का मतलब क्या है, ये 0 डिग्री। अब इसके कंपैरिजन में बाकी जो अलग अलग की कंट्रीज हैं वहाँ के जो टाइम है उनको इवेल्युएट यहाँ पर किया जाएगा। तो भारत में अगर आप देखोगे तो भारत में जो ये चीज़ है ना वो है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। ये हमने क्या किया है कि एक स्टैंडर्ड मेरिडियन इसको मान लिया है, क्योंकि अगर मान लीजिए कि हम अपने देश का एक स्टैंडर्ड मेरिडियन नहीं मानेंगे, है ना, तो फिर क्या होगा कि कहीं पर कुछ अलग टाइम चल रहा होगा, कहीं पर कुछ अलग टाइम चल रहा होगा। ठीक है, जैसे अगर आप एक चीज समझिए कि भारत का अगर हम यहाँ पर ये वाला एक्सटेंट देखें वेस्ट से लेकर ईस्ट वाला, तो ये कितना है, ये हो गया आपका 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, और ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब एक चीज समझो आप कि यहाँ पर क्या होता है कि जब 1 डिग्री, है ना, हम कहीं पर भी मूव करते हैं, जैसे ये 0 डिग्री है ना, तो 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन है, उससे अगर हम 1 डिग्री कहीं पर भी मूव करते हैं ना, तो टोटल यहाँ पर क्या होता है 4 मिनट का डिफरेंस यहाँ पर आता है। ठीक है, कैसे आता है मैं आपको समझाता हूँ। देखो ध्यान से समझना भाई, है ना, हर एक चीज जो है एकदम क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। मैं आपको कोई चीज याद करने के लिए नहीं बोलता हूँ, है ना, कि आप इसको याद करो। मैं उसके पीछे का लॉजिक आपको बताऊंगा कि लॉजिक यहाँ पर क्या होगा, किस तरीके से ये काम होगा। ठीक है, चलो अब देखो एक चीज समझो कि 24 आवर्स यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है, 24 आवर्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो इसकी वैल्यू होती है 360 डिग्री, है ना, मतलब पूरा टाइम अगर हम देखेंगे तो 360 डिग्री में 24 आवर्स हो गए। अब अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ से 1 आवर की वैल्यू निकालूंगा तो 1 आवर की वैल्यू कितनी हो गई, 15 डिग्री। बोलो हाँ या ना। ठीक है, अब इतनी कैलकुलेशन आनी चाहिए, 24 से डायरेक्टली आप इसको क्या कर सकते हो, कट कर सकते हो। अब एक बात बताओ, इसको मैं लिख सकता हूँ ना 60 मिनट। ठीक है, 60 मिनट इज इक्वल टू कितना हो गया, 15 डिग्री।
तो अब अगर मैं मान लो कि यहां से 1 डिग्री की वैल्यू निकालूंगा तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, ये हो गई आपकी 4 मिनट। बात समझ में आ गई, 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट, जो मैंने यहां पर ये निकाल के आपके सामने मुस्कुराता हुआ डायरेक्ट रिजल्ट जो है वो यहां पर रखा है। ठीक है, अब एक चीज समझो कि अगर क्या होता है कि ये प्राइम मेरिडियन है आपका, प्राइम मेरिडियन से अगर आप ईस्ट डायरेक्शन में जाओगे, है ना, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर होगा +4 मिनट। ठीक है, कितने डिग्री पर, 1 डिग्री पर। मतलब कि अगर मैं मान लो कि 1 डिग्री ईस्ट पर जाऊंगा, ठीक है, 1 डिग्री ईस्ट पर जाऊंगा, तो अगर यहां पर कितने बज रहे हैं भाई, यहां पर बज रहे हैं 12 बज रहे हैं। ठीक है, प्राइम मेरिडियन पर 12 बज रहे हैं, तो इस वाले सेक्शन में जो टाइम होगा वो कितना होगा, वो 12:04 यहां पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए कि वेस्ट में गए, मतलब कि 1 डिग्री वेस्ट में अगर आप गए, तो यहां पर क्या होगा कि -4 मिनट होगा, है ना। -4 मिनट का मतलब कितना हो गया, 11:56, है ना, 11:56 मॉर्निंग के यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इसीलिए क्या होता है कि अगर हम आगे की तरफ जाएंगे तो क्या होगा कि आपका जो टाइम है ना, वो बढ़ जाएगा, और पीछे की तरफ क्या होगा कि टाइम यहां पर कम हो जाएगा। अब भारत में अगर आप देखोगे तो ये 68 डिग्री है और ये 97 डिग्री है ना। तो यहां से लेकर यहां तक करीब मैं मान लेता हूं कि 30 डिग्री है, अप्रोक्सीमेटली मैं 30 डिग्री मान लेता हूं। अब 30 डिग्री पे अगर आप देखोगे तो 1 डिग्री पे 4 मिनट, तो 30 डिग्री पर अगर आप देखोगे तो कितना हो गया, 120 मिनट। अब 120 मिनट का मतलब कितना हो गया भाई, 2 घंटे हो गए, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप यहां पर देखोगे तो ये हो गया आपका गुजरात सबसे वेस्ट में, और ये जो पर्टिकुलर स्टेट है इसको बोलते हैं अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश नहीं, अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। तो अब इनमें अगर आप देखोगे तो इनके लॉन्गिट्यूड में 68 डिग्री से 97 डिग्री तक करीब यहाँ पर क्या कितना टाइम चेंज हो जाएगा, है ना। तब तो अलग रहेगा ना, मतलब गुजरात से कोई फोन लगा रहा हो, भाई साहब क्या कितना टाइम हो रहा है तुम्हारे यहाँ, तो बोले हम 2 घंटे आगे चल रहे हैं तुमसे, तुम के लोग कहाँ पर हो, बोले 2 घंटे हम पीछे चल रहे हैं, बीच वालों के यहाँ अलग टाइम चल रहा है ना। तो प्रॉब्लम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। पता चले किसी का पेपर 10 तारीख को है तो उनके यहाँ 10 अलग हो रहा है, इनके यहाँ अलग टाइम पर हो रहा है, समझ में आ रहा है। तो इसलिए क्या है कि ये प्रॉब्लम यहाँ पर हो सकती है। तो इसलिए क्या करते हैं कि कंट्रीज जो है ना, वो अपना एक स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है वो डिसाइड कर लेते हैं कि टाइम जो होगा वो इसी के बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे। तो भारत में क्या हुआ है कि 82 डिग्री 30 मिनट हैज बीन सेलेक्टेड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया बिकॉज इट पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ इंडिया, कि भाई ये सेंटर से पास होता है, और इस वजह से क्या होगा कि हम इसको यहाँ पर क्या मान लेते हैं, इसको अपना स्टैंडर्ड मान लेते हैं, और इसी के बेसिस पे क्या होगा कि हम लोग जो है भारत में यहाँ पर टाइम जो है वो कैलकुलेट करेंगे। और ये जो लाइन है वो कहाँ से पास होती है, मिर्ज़ापुर, है ना। मिर्ज़ापुर आपने देखा होगा ना, मिर्ज़ापुर एक वेब सीरीज भी है, तो उत्तर प्रदेश मिर्ज़ापुर से यहाँ पर ये पास होती है। ठीक है, अच्छा अब एक क्वेश्चन यहाँ पर आपसे ये पूछते हैं कि भाई हमें ये बात बताइए, चले ठीक है सर ये सब तो समझ में आ गया, लेकिन एक बात बताओ कि ये जो स्टैंडर्ड मेरिडियन होती है ये भारत के कौन कौन से स्टेट से पास होती है ना। जैसे मैंने आपको ये बता दिया ना कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होती है वो 8 स्टेट से पास होती है। कौन कौन से, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, नहीं गुजरात, राजस्थान, ठीक है, नहीं मैं सीक्वेंस से बता रहा था। ठीक है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, 8 स्टेट। इसी तरीके से अगर हम इसको देखेंगे तो ये यूपी से पास होती है, एमपी से पास होती है, छत्तीसगढ़ से पास होती है, उड़ीसा से पास होती है। ठीक है, उड़ीसा, और उसके बाद यहाँ पर ये आंध्र, ठीक है, आंध्र प्रदेश से जो है वो यहाँ पर पास होती है। ठीक है, तो ये आपके टोटल 5 स्टेट्स हैं जहाँ से क्या होता है कि प्राइम मेरिडियन जो है वो आपको पास होती हुई दिखाई देती है। ठीक है, चलो अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं आप में से कितने लोग कॉमेंट सेक्शन में दे पाते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ना, और ये क्या है, ये आपका प्राइम मेरिडियन है, तो ये किसी ना किसी स्टेट में तो इनका इंटरसेक्शन हो रहा है ना, मतलब कि वो कौन सा स्टेट है जहां पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और प्राइम मेरिडियन वो एक दूसरे को कट करती हैं। ठीक है, मतलब कट करती हैं, मतलब क्या हुआ कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी है और ये आपको यहाँ पर जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है वो भी देखने को मिल रहा है, तो वो आपस में कट कर रही हैं। तो वो कौन सा स्टेट है, इसका आंसर जिसको पता हो वो आप बता सकते हो। बाकी जब मैंने आपको ये सेशन पढ़ाया था, ठीक है, 1 शॉट रिवीजन, तब मैंने ये चीज आपके साथ डिस्कस भी करी थी। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच इज द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया एरिया वाइज। एरिया वाइज भारत का सबसे बड़ा और सबसे छोटा स्टेट कौन है, ये आपको बताना है। तो अब इसमें ना मैं आपको दोनों तरीके से बता देता हूं कि भाई अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, है ना, कि भाई एरिया वाइज बताओ, ठीक है, और फिर हम क्या करते हैं कि पॉपुलेशन वाइज, है ना, दोनों तरीके से क्वेश्चन यहाँ पर आ सकते हैं और दोनों आपको पता होनी चाहिए, है ना, कि एरिया वाइज और पॉपुलेशन वाइज। ठीक है,
तो यहाँ पर क्या है कि सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है और सबसे छोटा स्टेट कौन सा है, ठीक है। दोनों के आंसर हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो सबसे बड़ा वाइज, एरिया वाइज अगर आप देखोगे तो सबसे बड़ा है राजस्थान, ठीक है। उसके बाद स्मॉलेस्ट अगर आप देखोगे तो स्मॉलेस्ट यहाँ पर कौन सा है, स्मॉलेस्ट हो गया आपका गोवा, ठीक है। पॉपुलेशन वाइज अगर आप देखोगे तो सबसे बड़ा स्टेट है आपका यूपी, और उसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये हो गया आपका सिक्किम, ठीक है। पहले क्या होता था कि पहले ना मध्य प्रदेश जो है ना, वो सबसे बड़ा स्टेट था, लेकिन आप सभी को पता है कि अक्टूबर 2000 में मध्य प्रदेश से जो है वो छत्तीसगढ़ यहाँ पर अलग हो गया, तो उसकी पोजीशन हो गई आपकी यहाँ पर क्या, छोटी हो गई, तो राजस्थान सबसे बड़ा हो गया, ठीक है। तो याद रखिएगा लार्जेस्ट स्टेट जो है वो राजस्थान है और स्मॉलेस्ट स्टेट जो है वो गोवा है। ये एरिया वाइज हो गया। पॉपुलेशन वाइज यूपी में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है और सिक्किम में सबसे कम पॉपुलेशन आपको देखने को मिलेगी। सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक है। नेम द स्टेट ऑफ इंडिया विच डू नॉट हैव एन इंटरनेशनल बॉर्डर और लाई ऑन द कोस्ट, है ना। अब ये दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। मतलब यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि जिसकी कोई इंटरनेशनल बॉर्डर ना हो, है ना। इंटरनेशनल बॉर्डर का मतलब क्या है कि किसी भी कंट्री के साथ, है ना, वो यहाँ पर क्या करे कि बॉर्डर को शेयर ना करे, या तो वो कोस्टल जो बाउंड्री है उसकी वो कोस्टल बाउंड्री भी नहीं है ना। मतलब दो चीजें यहाँ पर आपको बोली गई हैं। पहली बात, वो किसी भी दूसरी कंट्री के साथ, है ना, जैसे पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, चाइना हो गया, उनके साथ बॉर्डर को शेयर ना करे, एक तो ये बात है, और ना ही वो समुद्र के साथ यहाँ पर जो है वो क्या करे कि बॉर्डर को शेयर करे। तो ऐसे कौन कौन से स्टेट हैं, तो ये हमारे 4 स्टेट हैं, ठीक है। ये नाम याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही घातक क्वेश्चन है जो मैं आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो याद रखिएगा एमपी और छत्तीसगढ़, ठीक है। एमपी और छत्तीसगढ़ जो है वो यहाँ पर बॉर्डर को शेयर नहीं करते किसी के साथ भी, झारखंड भी नहीं करता और हरियाणा भी नहीं करता। तो ये सारे स्टेट जो है ना, जो एमपी के लोग हैं उनको पता होगा कि समुद्र नहीं है हमारे यहाँ, है ना। छत्तीसगढ़ वालों को भी यही पता है, हरियाणा झारखंड वालों को भी, और ना ही हम किसी दूसरी कंट्री के साथ बॉर्डर को शेयर करते हैं। जैसे वेस्ट बंगाल बॉर्डर को शेयर करता है ना, आसाम करता है, अरुणाचल प्रदेश करता है, जम्मू कश्मीर करता है, ये सब लोग दूसरी कंट्रीज के साथ बॉर्डर को शेयर करते हैं। गुजरात करता है, गुजरात बॉर्डर भी शेयर करता है और साथ ही साथ कोस्टल एरिया जो है उसकी बाउंड्री भी आपको देखने को मिलेगी। लेकिन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और हरियाणा, ये 4 स्टेट ऐसे हैं ना तो किसी कंट्री के साथ बॉर्डर को शेयर करते हैं और ना ही इनकी कोई कोस्टल बाउंड्री आपको देखने को मिलती है। सो राइट आंसर इज एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड हरियाणा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नेम द स्टेट्स ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया विच हैव कॉमन बॉर्डर विद पाकिस्तान, है ना। पाकिस्तान के साथ कौन कौन से स्टेट हैं और यूनियन टेरिटरी हैं जिनकी कॉमन बॉर्डर आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूं कि मैं आपके सामने ना एक मैप लेकर आता हूं सबसे पहले, तो उस मैप को आप देख लीजिए, तो उससे आपको ना काफी सारी क्लियरिटी जो है वो यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। ये देखिए, ये मैप देखिएगा, है ना। अब यहाँ पर क्या है कि सबसे सारे जो क्वेश्चन है ना वो मैं यहाँ पर आपको ही करवा देता हूँ, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए कि आपसे कोई बोलेगा कि पाकिस्तान के बारे में बताओ, ठीक है भाई। पाकिस्तान के बारे में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर देखो, एक तो ये गुजरात हो गया, ठीक है, फिर एक ये राजस्थान हो गया, ठीक है, फिर उसके बाद ये पंजाब हो गया, फिर ये जम्मू कश्मीर हो गया और लद्दाख हो गया, ठीक है। तो कौन कौन से हो गए अगर आप देखेंगे तो एक आपको देखने को मिलेगा पाकिस्तान के साथ, अगर हम देखते हैं तो लद्दाख, ठीक है, फिर उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर, ये दोनों तो यूनियन टेरिटरी हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये हो गया आपका गुजरात, फिर ये हो गया आपका राजस्थान और ये हो गया आपका पंजाब, ठीक है, क्लियर। तो 5 स्टेट या यूनियन टेरिटरी हैं जो क्या करते हैं कि पाकिस्तान के साथ बॉर्डर को शेयर करते हैं, ठीक है। मैप अगर आप देखते रहोगे तो चीजें आपके लिए आसान रहेंगी। तो गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ठीक है, ये पाकिस्तान के केस में यहां पर हो गया। दूसरी बात, अगर हम अफगानिस्तान को देखेंगे तो अफगानिस्तान में फिर ये वाला जो रीजन है, जम्मू कश्मीर वाला, लद्दाख वाला रीजन जो है ये आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, उसको छोड़ो। अब यहाँ पर देखो चाइना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो चाइना के लिए अगर हम देखेंगे तो चाइना में देखो, एक तो ये हो गया आपका लद्दाख, एक ये हो गया हिमाचल प्रदेश, एक ये हो गया उत्तराखंड, ठीक है, बाकी सब छोड़ो। फिर यहाँ पर चलोगे तो ये हो गया भूटान और ये हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो कौन कौन से हो गए, चाइना के साथ बॉर्डर को टच करेगा लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, भूटान और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, क्लियर। चलो अब अगली बात करते हैं। अगला जो पॉइंट हम डिस्कस करेंगे इसमें हम नेपाल के साथ डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। नेपाल के साथ कौन कौन से स्टेट बॉर्डर को टच करते हैं, तो पहली बात अगर आप देखोगे तो यहाँ पर देखो, ये उत्तराखंड हो गया, है ना, ये आपका यूपी हो गया, ये आपका बिहार हो गया, ठीक है, ये आपका वेस्ट बंगाल हो गया और ये हो गया आपका सिक्किम, ठीक है। कौन कौन से स्टेट, उत्तराखंड हो गया, यूपी हो गया,
बिहार हो गया, फिर देखो ये ग्रीन वाला जो ये है ना, मतलब ये वेस्ट बंगाल, और उसके बाद ये सिक्किम। ठीक है, तो ये 5 स्टेट जो हैं वो नेपाल के साथ बॉर्डर को शेयर करते हैं। ठीक है, कौन कौन से? एक आप देखोगे उत्तराखंड, एक देखोगे यूपी, एक देखोगे बिहार, एक देखोगे वेस्ट बंगाल, और एक देखोगे आप यहाँ पर सिक्किम। ठीक है, उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं भूटान के बारे में। ठीक है, भूटान के साथ यहाँ पर कौन कौन से इंडियन स्टेट हैं जो बॉर्डर को शेयर करते हैं? तो भूटान यहाँ पर है, तो एक तो ये सिक्किम हो गया, एक ये वेस्ट बंगाल हो गया, फिर एक ये आसाम हो गया, और एक अरुणाचल प्रदेश हो गया। ठीक है, ये 4 स्टेट हैं। कौन कौन से? सिक्किम, वेस्ट बंगाल, आसाम और अरुणाचल प्रदेश। तो ये 4 स्टेट जो है ये भूटान के साथ बॉर्डर को शेयर करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अब अगली बात करते हैं, सबसे आसान, ये हो गया आपका म्यांमार। ठीक है, सारे पड़ोसी देश के यहाँ पर जो डिस्कशन है वो कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, म्यांमार यहाँ पर है, ये है म्यांमार। इसमें शुरू के 4 स्टेट अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ठीक है, तो म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ठीक है, ये 4 स्टेट जो हैं ये बॉर्डर को शेयर कर रहे हैं। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो ये हो गया आपका बांग्लादेश। ठीक है, मैं सबका एक ही साथ यहाँ पर करा दे रहा हूँ ताकि बार बार हमको परेशान ना होना पड़े। तो बांग्लादेश में अगर आप देखोगे तो ये रहा बांग्लादेश यहाँ पर। ठीक है, ये है बांग्लादेश। यहाँ पर देखो ये वेस्ट बंगाल हो गया आपका, फिर उसके बाद ये आपका आसाम हो गया, ये आपका मेघालय हो गया, ये हो गया आपका त्रिपुरा, और ये हो गया आपका, और कौन सा है बताओ भाई? एक आपका वेस्ट बंगाल हो गया। ठीक है, रुकिएगा, एक यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो एक आपका वेस्ट बंगाल हो गया। ठीक है, फिर एक हो गया आपका आसाम, फिर हो गया आपका एक मेघालय। ठीक है, फिर एक हो गया आपका त्रिपुरा। ठीक है, 5 होने चाहिए, 5 होंगे, 5। कौन कौन से हैं? वेस्ट बंगाल हो गया, ठीक है, फिर उसके बाद आसाम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया और मिजोरम। ठीक है, नीचे की तरफ भी है ना मिजोरम। वेस्ट बंगाल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 5 स्टेट हैं जो बांग्लादेश के साथ बॉर्डर को टच करते हैं। ठीक है, तो जितने भी बॉर्डर वाले क्वेश्चंस यहाँ पर बन सकते हैं वो सारे मैंने डिस्कस कर दिए आपके साथ। ठीक है, तो उनको आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन यहाँ पर ये था कि पाकिस्तान के साथ कौन कौन करता है। ठीक है, तो जम्मू एंड कश्मीर हो गया, ठीक है, लद्दाख हो गया, फिर गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया और पंजाब। ठीक है, तो ये 5 टोटल स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैं जो किसके साथ बॉर्डर को टच करते हैं? ये पाकिस्तान के साथ करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से चाइना में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख तो कॉमन है, फिर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ठीक है, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया? जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो ये हो गए सारे चाइना के साथ जो बॉर्डर को यहाँ पर शेयर करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अगली बात करेंगे कि नेम द स्टेट्स ऑफ इंडिया विच हैव कॉमन बॉर्डर विथ म्यांमार। है ना, म्यांमार के साथ अगर आप देखोगे तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ठीक है, ये 4 स्टेट हैं जो म्यांमार के साथ बॉर्डर को यहाँ पर टच करते हैं। ठीक है, चलिए कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि म्यांमार की जो कैपिटल है वो यहाँ पर क्या है। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं आप में से कितने लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे पाते हैं। नेम द कंट्रीज विच शेयर बॉर्डर्स विथ इंडिया। इंडिया के साथ कौन कौन सी कंट्री बॉर्डर शेयर करती है? तो पाकिस्तान करती है। ठीक है, उसके बाद अफगानिस्तान करता है। ठीक है, याद रखिएगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान जो है वो कहाँ पर है? ये नॉर्थ वेस्ट में है। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट का मतलब क्या हुआ? ये हो गया आपका नॉर्थ, ये हो गया आपका साउथ, ये हो गया आपका ईस्ट, ये हो गया आपका वेस्ट। ठीक है, तो नॉर्थ वेस्ट मतलब इस डायरेक्शन में। फिर उसके बाद आपको देखने को मिलेगा चाइना, चाइना का तिब्बत वाला रीजन, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, म्यांमार हो गया और बांग्लादेश हो गया। ठीक है, तो ये सारे मैंने अभी आपके साथ डिस्कस भी किए थे कि कौन से स्टेट या यूनियन टेरिटरी जो हैं इन कंट्रीज के साथ बॉर्डर को यहाँ पर शेयर करते हैं। ठीक है, तो वो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। तो याद रखिएगा पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, चाइना हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, म्यांमार हो गया और बांग्लादेश। ठीक है, तो टोटल 7 कंट्री हैं जिनके साथ भारत की लैंड बाउंड्री आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो याद रखना, नंबर भी आपसे पूछ लेंगे कई बार, है ना, कि नंबर बताओ भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। कौन सी 2 आइलैंड कंट्रीज हैं जो इंडिया के नेबर हैं? है ना, 2 आइलैंड कंट्रीज जो इंडिया की नेबर हैं, इनके बारे में आपको बताना है। तो 2 कौन कौन से आइलैंड कंट्रीज? अच्छा, आइलैंड का मतलब क्या होता है भाई? आइलैंड का मतलब ये होता है कि वो पर्टिकुलर लैंड, जैसे ये लैंड है तो इसके चारों तरफ यहाँ पर क्या है? ये आपको वाटर देखने को मिल रहा है। ठीक है, चारों तरफ से जो है ये वाटर है। ठीक है, हर जगह पर आपको वाटर देखने को मिलता है, उसको आइलैंड बोलते हैं। जिस पर्टिकुलर लैंड के 3 तरफ से पानी होता है ना, जैसे एक तरफ अरेबियन सी, एक तरफ बे ऑफ बंगाल, नीचे इंडियन ओशन। तो वो पर्टिकुलर लैंड जहां पर क्या होता है कि 3 तरफ से वो पानी से घिरा होता है, उसको पेनिनसुला यहाँ पर कहते हैं। जैसे भारत क्या है? भारत आइलैंड नहीं है, भारत जो है एक पेनिनसुला है। लेकिन जापान अगर आप देखोगे तो जापान क्या है? वो एक आइलैंड कंट्री है।
श्रीलंका क्या है, एक आइलैंड कंट्री है ना, उसके चारों तरफ पानी है। मालदीव्स क्या है, वो भी एक जो है वो आइलैंड कंट्री है। तो यही पूछा जा रहा है कि कौन सी दो आइलैंड कंट्रीज है जो इंडिया के नेबर्स हैं, तो एक है श्रीलंका और एक है आपका मालदीव्स। ठीक है, मालदीव्स की राजधानी माले है और श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धने कोट्टे कोलंबो। ठीक है, कोलंबो भी बोल देते हैं और श्री जयवर्धने कोट्टे वहाँ की एग्जैक्ट लोकेशन आपको देखने को मिलेगी। सो राइट आंसर है श्रीलंका एंड मालदीव्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेम द 2 वाटर बॉडीज विच सेपरेट इंडिया फ्रॉम श्रीलंका। ठीक है, भारत को श्रीलंका से सेपरेट करने वाली जो 2 वाटर बॉडीज हैं वो कौन सी हैं? ये है एक आपका पाक स्ट्रेट और एक है आपका गल्फ ऑफ मन्नार। ठीक है, पाक स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार। जैसे अगर आप इस मैप में दोबारा एक बार आएंगे, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा चीज़ें जो हैं वो और अच्छे से यहाँ पर समझ में आएंगी। जैसे ये देखिए, है ना, यहाँ पर ये इंडिया श्रीलंका, तो यहाँ पर ये जो लोकेशन लिखी हुई है ये है पाक स्ट्रेट और इसी के पास आपको गल्फ ऑफ मन्नार देखने को मिलेगा। तो ये 2 वाटर बॉडीज हैं जो इंडिया और श्रीलंका को यहाँ पर क्या करती हैं कि सेपरेट करती हुई आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो गया? ये हो गया आपका पाक स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार। स्ट्रेट का मतलब ये होता है कि 2 वाटर बॉडीज को आपस में कनेक्ट करने वाली जो चीज होती है उसको हम स्ट्रेट के नाम से यहाँ पर जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अच्छा, तो ये हो गए आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट है ना। करीब 16 क्वेश्चन कराए हैं, है ना, और कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आपको टेस्ट पेपर में मिल जाएंगे और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको एमसीक्यूज में मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन अभी के लिए मैंने आपको ये 16 क्वेश्चंस जो है वो यहाँ पर कराए हैं और इनका मैंने जो है वो एनालिसिस भी आपको प्रोवाइड किया है ना, ताकि आपको चीज़ें जो है वो अच्छी तरीके से समझ में आए। तो आई होप वो सारी चीज़ें जो हैं वो आपको क्लियर हो रही होंगी। कोई भी डाउट अगर होता है, मन में आता है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जो है वो डायरेक्टली यहाँ पर बता सकते हो। ठीक है, चलो भाई, अब हमारा अगला जो टाइप होगा ये होगा शॉर्ट आंसर टाइप, मतलब 3 नंबर का क्वेश्चन। तो इसमें यहाँ पर आप 3 पॉइंट में भी लिख सकते हो, है ना, या पैराग्राफ के फॉर्म में भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक्सप्लेन वाई 82 डिग्री 30 मिनट एंड ऑड वैल्यू, मतलब कुछ भी ले लेते, मतलब 15 ले लेते, 20 ले लेते, ये 82 डिग्री 30 मिनट जो है यही क्यों लिया, ऑड वैल्यू यहाँ पर क्यों ली है। हैज बीन चूजन एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, मतलब कि भारत का ये स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है वो यहाँ पर क्यों इसको कंसीडर किया गया है, ये आपसे यहाँ पर पूछ रहे हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि भाई वो सेंटर में है ना, और फिर उसके बाद और भी कोई सारी चीजें जैसे देखोगे कि द ऑड वैल्यू हैज बीन चूजन एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन बिकॉज द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया इज 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट एंड दिस मेरिडियन पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ इंडिया, है ना। क्योंकि अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है कि ये 68 और 97, ठीक है, 68 और अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो जैसे इसको आप 68 मान लो, 97 इसको मान लो, तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे इसको कैलकुलेट करेंगे हम, है ना, तो जैसे मान लीजिए कि मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ, 68 ले लेता हूँ और एक को 97 ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये कितना हो गया 15 और ये कितना हो गया, ये हो गया आपका यहाँ पर। ठीक है, अब इसको अगर मैं इसका आधा करूँगा तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ये आ जाएगी 82.5 डिग्री। समझ में आ रहा है? बताओ भाई, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं कि 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट, है ना, इसका जो हमने मिडिल वाला पार्ट निकाला, मतलब इसका जो मिड पॉइंट निकाला वो कितना आ रहा है, वो 82 डिग्री 5 मिनट आ रहा है। तो इसीलिए हमने क्या किया कि इसको चूज किया, है ना, कि 68 से लेकर 97 तक इनके बीच में कैसे आएगा, तो इन दोनों नंबर को जोड़ दो और उसका आधा कर दो, तो बीच वाला पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। तो वो आपको देखने को मिला। दूसरी बात, इट पासेस थ्रू मिर्जापुर, दैट इज द सेंटर ऑफ इंडिया। फिर उसके बाद बोला जाएगा देन देयर इज एन अंडरस्टैंडिंग अमंग द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड दैट डिग्री ऑफ द मेरिडियन शुड बी डिविजिबल बाई 7/1/2 डिग्री, दैट इज 82 डिग्री 30 मिनट। मतलब कि सिंपल सी बात यहाँ पर ये बताई गई है कि उसमें ये बोल दिया गया, डिविजिबल बोल लो, या फिर इन्होंने ये बोला कि भाई 7, ठीक है, 1/2 डिग्री के मल्टीपल में होना चाहिए, है ना, मतलब कि 7 1/2 डिग्री के मल्टीपल में अगर वो चीजें होंगी ना, तो फिर वो क्या होगा कि कैलकुलेशन वगैरह करने में आसानी रहेगी, है ना। मतलब कि 7/2 डिग्री को आप बोल सकते हैं क्या, 15/2 डिग्री, है ना, या 15/2 डिग्री बोल लो, या फिर आप बोल सकते हैं, ठीक है, रुकिएगा, या फिर आप बोल सकते हैं क्या 7.5 डिग्री। तो 7.5 डिग्री है और ये कितना था, ये था आपका 82.5, है ना, 82.5 और ये हो गया आपका 7.5। इससे कैंसिल कर दो, 5 से इसको कैंसिल करो, ठीक है, और ये इतना हो गया। तो देखो ये 11 टाइम्स जो है वो कैंसिल हो गया, और ये 11 टाइम्स कैंसिल हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 7.5 डिग्री का मल्टीपल है। तो कंट्रीज ने यहाँ पर ये डिसाइड किया था कि आपके देश का जो भी यहाँ पर मेरिडियन होगा, है ना, वो क्या रहे, वो 7.5
डिग्री के मल्टीपल में रहे, 7.5 डिग्री के मल्टीपल में रहेगा तो क्या होगा कि सब लोग वही पैटर्न अगर फॉलो करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। और आसानी से क्या है कि टाइम वगैरह को कैलकुलेट जो है वो यहाँ पर किया जा सकता है, इसलिए भारत ने ये नंबर यहाँ पर जो है वो चूज किया। तो अब ये 1/2 डिग्री वाला जो मल्टीपल वाला पॉइंट है ना, ये आपको ध्यान रखना है, ये भी आपके एग्जामिनेशन में डायरेक्टली जो है वो पूछा जा सकता है, ठीक है, एमसीक्यू फॉर्मेट में। क्लियर। चले भाई आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने। और थोड़ा सा और बोला गया है कि दिस इनेबल अस टू ओवरकम द डिफरेंस ऑफ 2 आवर्स ऑफ टाइम बिटवीन अरुणाचल प्रदेश एंड गुजरात, द टाइम इज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, तो आप एक बात ये ध्यान रखिएगा कि भारत जो है, ठीक है, भारत में अगर आप देखोगे तो ये अरुणाचल प्रदेश हो गया और गुजरात, ठीक है, इनके बीच में 30 डिग्री का डिफरेंस है ना। और आपको पता है कि 1 डिग्री से जो है वो 4 मिनट का डिफरेंस आता है, तो यहाँ पर क्या हो गया कि 30 डिग्री से अगर आप देखोगे तो करीब 2 घंटे का डिफरेंस हो जाएगा। और 2 घंटे के डिफरेंस को हमने कैसे अवॉइड किया, हमने एक अपना स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है वो यहाँ पर प्राप्त कर लिया। अच्छा, भारत का जो टाइम होता है ना उसको बोलते हैं IST, है ना। IST मतलब यहाँ पर क्या होता है कि इसको हम बोलते हैं यहाँ पर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। अब देखो एक चीज समझो कि जो ग्रीनविच वाला टाइम होता है ना, जो जहां से हमने सारे स्टैंडर्ड डिराइव किए उसको बोलते हैं GMT। अब GMT जो है वो यहाँ पर कितना है, वो 0 डिग्री है ना। और IST जो है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम वो कितना है, वो है आपका 82.5 डिग्री ईस्ट, है ना। ये बात समझ में आ रही है सबको, है ना। अब एक चीज समझो कि जैसे मान लो कि ये पर्टिकुलर पॉइंट है, ये हो गया आपका ग्रीनविच मीन टाइम, और ये वाला जो पॉइंट है ना, ये क्या है, ये है आपका 82.5 डिग्री ईस्ट, मतलब कि ईस्ट में है। इसका मतलब क्या होगा कि टाइम जो है वो यहाँ पर प्लस होगा, बोलो हाँ या ना, क्योंकि ईस्ट डायरेक्शन में जब जाते हैं तो टाइम बढ़ता है ना, और वेस्ट डायरेक्शन में जाते हैं तो टाइम क्या होता है, कम होता है। तो अब टाइम क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। तो अब एक चीज समझो, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 82.5 डिग्री, है ना। सो 1 डिग्री में कितने का डिफरेंस, 4 मिनट का डिफरेंस, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से 82.5 डिग्री का डिफरेंस निकालूंगा तो ये हो गया 20 और ये हो गया आपका 330 मिनट। और 330 मिनट को अगर हम निकालेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 आवर, ठीक है, 30 मिनट्स, ठीक है। ये हो गया आपका 5 आवर 30 मिनट्स। तो इसीलिए यहाँ पर एक टाइम आपको देखने को मिलेगा कि जो वो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है ना, वो ग्रीनविच मीन टाइम का से कितना आगे है, 5.5 घंटा जो है वो यहाँ पर आगे है, ठीक है। 5.5 घंटा जो है वो आपको आगे देखने को मिल रहा है। मतलब अगर वहां पर 12 बज रहे होंगे तो यहाँ पर कितना बज रहा होगा, 5:30 बज रहा होगा, ठीक है। इसीलिए अभी आपने देखा था ना, जब क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था 2019 में, है ना, तब यहाँ पर क्या हुआ था कि वहाँ के जो क्रिकेट मैच का टाइम होता था वो अलग रहता था, है ना। हमारे यहाँ पर अगर मैच होते हैं तो अलग टाइम पर ही स्टार्ट होते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इसीलिए जैसे IPL वाले मैच देखो आप, अलग टाइम पर स्टार्ट होते हैं ना। अभी यही अगर कहीं किसी दूसरी कंट्री में हो रहा होता, इंग्लैंड वगैरह में हो रहा होता, तो अलग टाइम पर होता, क्योंकि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वो ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे है। वहां पे दोपहर के 12 बजेंगे तो हमारे यहाँ पर शाम को 5:30 बज रहे होंगे। क्लियर। चलिए भाई, बहुत सुंदर सी बात है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि व्हाई इज द डिफरेंस बिटवीन द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट हार्डली फेल्ट एट कन्याकुमारी बट नॉट सो इन कश्मीर, है ना। जैसे अगर बात करें हम, तो जैसे मान लीजिए कि ये डे है, ठीक है, और ये क्या है, ये नाइट है, ठीक है। तो 24 घंटे होते हैं भाई, है ना। तो 12 घंटे का दिन होना चाहिए 12 आवर का, और 12 घंटे की रात होनी चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए ना, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात होनी चाहिए। लेकिन ऐसा होता है क्या, नहीं होता ना। जैसे गर्मियों में अगर आप देखोगे तो गर्मियों में आपने सुना होगा, आपके घर वाले भी बोलते हैं कि गर्मी में दिन बड़े होते हैं, है ना, और ठंडी में क्या होता है, रात बड़ी होती है। जैसे आपको मैं एक और चीज बताता हूँ कि जैसे गर्मियों में अगर आप देखोगे ना तो 7 बजे तक अंधेरा नहीं होता है ना, देखा होगा आपने, 7 बजे तक अंधेरा नहीं होता है। लेकिन अगर ठंडियों में अगर आप देखोगे तो 5:30 बजे से ही अंधेरा होने लगता है ना, या 6 बजे तक तो लगभग ही अंधेरा हो ही जाता है। तो इसलिए ऐसा होता है। तो अभी क्या है कि कन्याकुमारी में ना ये डिफरेंस नहीं फील होता। कन्याकुमारी में जो है वो लगभग आप ये कह सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा 45 से 1 मिनट का डिफरेंस यहाँ पर होगा, है ना, कि भाई एक 13 घंटे हो गए, एक 11 घंटे हो गया, है ना, या एक हो गया 12 घंटे 15 मिनट और एक थोड़ा सा कम हो गया। तो जब ये 12 घंटे वाली चीज हम देखते हैं ना, तो ये होता है इक्वेटर पे। कहां पर होता है, ये होता है आपका इक्वेटर पे। मतलब इक्वेटर पे अगर आप देखोगे तो वहां पर क्या है, वहां पर सनरेज डायरेक्टली फॉल करती हैं, और सनरेज अगर डायरेक्टली यहां पर फॉल कर रही हैं और वो साल भर फॉल करती हैं, है ना, क्योंकि इक्वेटर है, इक्वेटर पे सनरेज का डायरेक्टली यहां पर आना बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है। और इसी वजह से क्या है कि वहां पर 12 घंटे का दिन होता है और 12 घंटे का शाम होता है। लेकिन भारत क्या है, भारत तो इक्वेटर से ऊपर है, और भारत का जो
जो यहाँ पर मेन लैंड है, इसमें जो सबसे सदर्न पॉइंट आप देखोगे तो वो कौन सा है, वो है कन्याकुमारी, है ना। तो कन्याकुमारी के केस में अगर हम देखेंगे तो वहां पर क्या है कि 1-8 घंटे का डिफरेंस हो सकता है, मतलब कि 12 घंटे का नहीं होगा, 13 घंटे 11 घंटे ऐसा हो सकता है ना, कि 13 घंटे की सुबह 11 घंटे की रात, या 11 घंटे का दिन 13 घंटे की रात, ऐसा हो सकता है। तो इसका रीजन क्या है वही लिखना है यहाँ पर कि द डिफरेंस इन द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट एंड कन्याकुमारी, ठीक है, कन्याकुमारी एंड कश्मीर आर रिस्पेक्टिवली ड्यू टू देयर लैटिट्यूडनल लोकेशन, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि द डिफरेंस इन द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट एट कन्याकुमारी, ठीक है, इसको कर लेना एट, ठीक है, कन्याकुमारी एंड कश्मीर आर रिस्पेक्टिवली ड्यू टू देयर लैटिट्यूडनल लोकेशन, है ना। जैसे अगर आप कन्याकुमारी के केस में देखोगे तो कन्याकुमारी क्या है, इक्वेटर के पास में है ना। कश्मीर कहाँ पर है, कश्मीर ऊपर है, कश्मीर को तो स्वर्ग भी बोलते हैं ना। तो यहाँ पर क्या है कि कन्याकुमारी नीचे है और कश्मीर ऊपर है, तो इक्वेटर के पास में अगर रहोगे तो क्या होगा, सनरेज डायरेक्टली फॉल करेंगी, है ना, और डायरेक्टली फॉल करेंगी तो 12-12 घंटे में डिवाइड हो जाएगा चीजें, है ना। थोड़ा बहुत डिफरेंस यहाँ पर हो सकता है क्योंकि इक्वेटर से थोड़ा ऊपर है, लेकिन कश्मीर तो कितना ऊपर है भाई, है ना। लद्दाख तक अगर आप जाओगे तो 37 डिग्री 6 मिनट तक यहाँ पर चीजें हो जाएंगी। कन्याकुमारी इज लोकेटेड क्लोजर टू द इक्वेटर एंड एक्सपीरियंस अ मैक्सिमम डिफरेंस ऑफ 45 मिनट बिटवीन डे एंड नाइट, है ना, मतलब कि डे का जो टाइम है और नाइट का जो टाइम है ज्यादा से ज्यादा 45 मिनट। क्यों, क्योंकि सनरेज डायरेक्टली फॉल कर रही है। और यहाँ पर क्या होता है कि बाकी जगह पर सनरेज डायरेक्टली फॉल नहीं करती है, क्यों, क्योंकि धरती का जो शेप है वो कर्वेचर है ना। तो जो इक्वेटर पे होता है वो यहाँ पर क्या होता है कि वो डायरेक्टली फॉल करेंगे, बाकी जगह पर स्लैंटिंग रेज पड़ती हैं, ठीक है। हाउएवर कश्मीर लाइज फर्दर अवे from the equator and experience a significant gap between the duration of day and night that can extend to as much 3 to 5 hours, है ना। 3 से 5 घंटे का जो है वो लगभग आप यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि टाइम डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, है ना। मतलब कि जो डे की लेंथ है और जो आपका यहाँ पर क्या है कि नाइट की लेंथ है ना, अगर उन दोनों लेंथ को हम सब्ट्रैक्ट यहाँ पर करेंगे तो करीब 3 से 5 घंटे का जो डिफरेंस है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इसीलिए है, और इसके पीछे जो रीजन है वो यहाँ पर क्या है कि लैटिट्यूडनल लोकेशन, ये कीवर्ड है, और उसके बाद यहाँ पर क्या है कि कन्याकुमारी जो है वो इक्वेटर के पास में लोकेटेड है ना, और इक्वेटर पे डायरेक्टली सनरेज यहाँ पर फॉल करती हैं, तो उसके ऊपर थोड़ा बहुत वेरिएशन आएगा, इसलिए 45 मिनट्स का वेरिएशन दिख रहा है, अदरवाइज सब कुछ यहाँ पर सिमिलर है, ठीक है भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। अब इसमें 2 क्वेश्चन आपको दिया गया है, नहीं 3 क्वेश्चन है, ठीक है, 3 क्वेश्चन 3 नंबर। बोला जा रहा है कि व्हाट इज अ सब कॉन्टिनेंट, नेम द कंट्रीज दैट कंस्टिट्यूट द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, हाउ इज इंडिया डिफरेंट फ्रॉम अदर कंट्रीज ऑफ एशिया, ठीक है। 3 चीजें पूछी गई हैं कि सब कॉन्टिनेंट की डेफिनेशन बताओ, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट आपने यहाँ पर शब्द सुना होगा, है ना, उसमें कौन कौन सी कंट्रीज यहाँ पर आती हैं, और इंडिया जो है वो बाकी की जो एशियन कंट्रीज हैं उससे यहाँ पर वो किस तरीके से डिफरेंट है, इसके बारे में आपको जानकारी यहाँ पर देनी है, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो अब यहाँ पर क्या होता है, A subcontinent is a distinctive geographical unit which stands out distinctively from rest of the region because of its large size, varied climate, varied relief, etc. तो सिंपल सी बात यहाँ पर यह है कि वो पर्टिकुलर रीजन, ठीक है, जहाँ पर क्लाइमेट होता है, जहाँ पर आपको अलग अलग तरीके के स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं, लैंडफॉर्म्स देखने को मिलते हैं, और उनका साइज जो है वो बहुत बड़ा होता है, और आसपास के रीजन से यहाँ पर क्या है कि वो थोड़ा सा अपने आप को एक अलग तरीके से प्रेजेंट करेगा, ठीक है। जैसे इंडिया और आसपास की कंट्रीज में अगर आप देखोगे तो उनका जो क्लाइमेट है वो लगभग सिमिलर है ना। वहां पर जो रिलीफ फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे, जो अलग अलग तरीके के लैंडफॉर्म्स होते हैं, वो आपको लगभग सिमिलर देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ अगर हम देखेंगे तो वहां पर क्या होता है कि जो उनका साइज है ना, वो भी लगभग सिमिलर आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि आप ये देख सकते हैं कि सारे के सारे, है ना, जो फीचर्स हैं वो आसपास के जो रीजन्स होते हैं उनसे डिफरेंट होते हैं। तो जब ऐसा कोई पर्टिकुलर लैंडमास यहाँ पर है जहाँ के फीचर्स बाकी सब आसपास वाले जो रीजन्स हैं उनसे आपको थोड़ा डिफरेंट देखने को मिले, तो वो जो पर्टिकुलर लैंडमास आपको देखने को मिलता है उसे हम क्या बोलते हैं, सब कॉन्टिनेंट, है ना। मतलब कॉन्टिनेंट तो है ही है पूरा का पूरा, लेकिन उस कॉन्टिनेंट में भी अगर आप देखोगे तो एक अलग तरीके का फीचर्स, एक अलग तरीके के रीजन में आपको देखने को मिल रहा है, और इसीलिए हम उसको सब कॉन्टिनेंट कहते हैं, ठीक है। तो सब कॉन्टिनेंट इज अ डिस्टिंक्टिव ज्योग्राफिकल यूनिट which stands out distinctively from rest of the region because of its large size, varied climate, varied relief, etc. ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। दूसरी बात कि कौन कौन सी कंट्रीज हैं जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में है ना। तो आप देखोगे इंडिया सेंटर में है, पाकिस्तान है, नेपाल और चाइना है, भूटान, बांग्लादेश है। इंडिया इज डिफरेंट फ्रॉम अदर कंट्रीज ऑफ एशिया रिगार्डिंग क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड कल्चर। और तीसरे क्वेश्चन का जो आंसर है वो ये है कि भाई भारत अगर देखोगे
तो बाकी की सभी कंट्रीज के साथ, है ना, अगर हम देखें तो भारत का क्लाइमेट जो है वो यहाँ पर कैसा है ना, वो आपको मानसून क्लाइमेट देखने को मिलेगा। फिर वेजिटेशन आपको देखने को मिलता है, खेती वगैरह भी यहाँ पर आपको बड़े स्केल पर देखने को मिलती है, अलग अलग तरीके के वेजिटेशंस आपको देखने को मिलते हैं, ग्रासलैंड्स वगैरह भी देखने को मिलेंगे, है ना, कल्चर है, डाइवर्सिटी है, तो काफ़ी सारी चीज़ें अलग अलग हैं जिसकी वजह से यूनिटी इन डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलता है। तो इस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि भारत जो है वो दूसरी कंट्रीज जो हैं एशिया से वो डिफरेंट आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें पूछी गई थी, तो 3 आप यहाँ पर लिख सकते हैं, तो पूरे नंबर आपको डायरेक्टली मिल जाएंगे। क्लियर। चलिए, अब यहां पर बोला जा रहा है कि इंडियन ओशियन, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं हिंद महासागर, और भारत को हिंदुस्तान भी कहा जाता है। तो जो इंडियन ओशियन है ना, इसको चाइना ओशियन भी तो बोल सकते थे, श्रीलंका ओशियन भी तो बोल सकते थे, लेकिन इंडियन ओशियन का नाम इंडियन ओशियन ही क्यों पड़ा, इंडियन ओशियन का नाम भारत के नाम पर ही क्यों पड़ा? अब ये चीज आपसे यहां पर पूछी जा रही है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। तो इसको अगर हमको जस्टिफाई यहां पर करना है, तो पहली बात अगर हम देखेंगे तो इंडिया इज अ लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑन द इंडियन ओशियन, है ना, इंडियन ओशियन में जो है वो यहाँ पर लॉन्ग कोस्ट लाइन है। अच्छा, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये क्या है, यहाँ पर ये इंडियन ओशियन है ना, यहाँ पर आपको अरेबियन सी देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, बे ऑफ बंगाल। अच्छा, ये अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल ना इंडियन ओशियन के ही पार्ट हैं, है ना, इंडियन ओशियन के ही पार्ट आपको अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल देखने को मिलते हैं। सो इंडियन ओशियन के साथ भारत एक बड़ी कोस्ट लाइन यहाँ पर शेयर करता है। अगर हम एग्जैक्टली बात करेंगे तो भारत की जो टोटल कोस्ट लाइन है वो कितनी है, वो है 7516.16। ठीक है, 7516.16 किलोमीटर। ठीक है, ये टोटल कोस्टल लाइन है। तो बाकी इतनी बड़ी जो है वो आसपास की कंट्रीज की नहीं है ना, नेपाल की, और नेपाल तो लैंडलॉक्ड कंट्री है। लैंडलॉक्ड कंट्री वो कंट्रीज होती हैं जिनका यहाँ पर क्या होता है कि समुद्र के साथ कोई एक्सेस नहीं होता है। बांग्लादेश की भी इतनी नहीं है ना, म्यांमार की भी इतनी नहीं है। इंडिया हैज अ सेंट्रल लोकेशन बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट एशिया, है ना। अभी यहाँ पर क्या करेंगे कि प्यारे भारत की लोकेशन की बात करेंगे, है ना, ये हो गया इधर, यहाँ पर हो गया वेस्ट एशिया, वेस्ट एशिया यहाँ पर हो गया, और उधर पे अगर आप देखोगे तो ये हो गया आपका ईस्ट एशिया। वेस्ट एशिया में कौन भाई साहब, सऊदी अरेबिया, इराक, ईरान, यूएई, है ना, जितनी कंट्रीज हैं। ईस्ट में कौन हो गया, चाइना हो गया, है ना, उसके बाद जापान हो गया, साउथ कोरिया, ये सब कंट्रीज हैं। तो अभी यहाँ से यहाँ जाना है तो इधर से होके जाना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ जाना है तो भी इधर से होके जाना पड़ेगा। तो इंडिया की लोकेशन जो है वो बहुत स्ट्रैटेजिक है, एकदम बीच में है कि इधर से इधर वाले भी जाएंगे, इधर से इधर, है ना, जैसे वो पड़ोसी नहीं होते हैं हमारे, ठीक है, कि एक पड़ोसी ऐसे होते हैं जो बीच में है ना, इधर वालों की खबर भी, इधर वालों की खबर भी। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या है कि भारत की पोजीशन जो है वो यहाँ पर बहुत स्ट्रैटेजिक है, और इसीलिए यहाँ पर क्या है कि भारत के नाम पर इस चीज का नाम रखा गया। दूसरी बात, इंडिया सदर्न मोस्ट एक्सटेंशन द डेक्कन पेनिनसुला protrudes into the Indian Ocean which make it significant to the international trade done through the Indian Ocean। ठीक है, अब जैसे ये डेक्कन प्लेटू है, ठीक है, डेक्कन प्लेटू मतलब ये वाला जो पूरा रीजन आपको देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको अलग अलग पोर्ट्स देखने को मिलते हैं, है ना, जैसे कांडला पोर्ट हो गया, फिर मुंबई पोर्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, नावाशेवा पोर्ट, ठीक है, फिर गोवा में पोर्ट देखने को मिलेंगे, केरला में पोर्ट देखने को मिलेंगे, तमिलनाडु में पोर्ट, अरे बाप रे, आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, भाई साहब इतने पोर्ट कि पूरा का पूरा व्यापार जो है वो आप ये कह सकते हैं कि इन्हीं कोस्टल एरियाज से जो है ये आपको देखने को मिलता है ना। पैराद्वीप, ठीक है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, कोलकाता पोर्ट जिसको बोलते थे, तो काफ़ी सारे हैं। तो इंटरनेशनल ट्रेड भी जो है वो इंडियन ओशन से बड़े स्केल पर होता था। इंडिया वॉज द फेवरेट डेस्टिनेशन टू द ट्रेडर्स ऑफ द वर्ल्ड, है ना, क्योंकि भारत में काफ़ी सारी चीज़ें थी, भारत को बोलते थे सोने की चिड़िया। तो यहाँ पर क्या है कि जो भी पुरानी चीज़ों का सिग्निफिकेंस यहाँ पर होता है ना, वो किसी चीज़ की पॉपुलैरिटी के बेसिस पे होता है। तो भारत उस टाइम पर बहुत पॉपुलर था, और इसी वजह से यहाँ पर क्या हुआ कि जो ये प्यारा हिंद महासागर है, इसका नाम सबसे प्यारे भारत के नाम पर यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। तो जस्टिफाई करने को अगर आएंगी चीज़ें तो आप डायरेक्टली इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, तो आई होप ये 20 क्वेश्चन जो अभी तक मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। कोई भी डाउट अगर किसी क्वेश्चन में होता है तो कॉमेंट सेक्शन में आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखो दिया हुआ है कि व्हाट डू यू नो अबाउट इंडिया एंड हर नेबर्स। ठीक है, इंडिया और उसके नेबर्स के बारे में आपको क्या पता है, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो सब कुछ पता है भाई, है ना, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहाँ पर क्या है कि इंडिया याद रखिएगा साउथ ईस्ट एशिया में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, मतलब कि इंडिया ऑक्यूपाइज एन इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पोजीशन इन साउथ ईस्ट एशिया। अब ये कीवर्ड है, ठीक है, अब इस कीवर्ड को आपको ना अपनी कॉपी में लिखना पड़ेगा, है ना, आपके पेपर में अगर आप लिखोगे तभी इसका आंसर बनेगा। फिर उसके बाद वैसे इंडिया जो है वो आपको साउथ एशिया में देखने को मिलेगा, ठीक है, लेकिन साउथ ईस्ट एशिया में भी अगर आप देखोगे तो इंडिया की जो पोजीशन है ये बहुत ही स्ट्रेटेजिक आपको देखने को मिलती है।
भारत में 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। ठीक है, ये बिल्कुल लेटेस्ट वाला मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि नया स्टेट बना था तेलंगाना, तो 29 हो गए थे, 29, और उसके बाद यहाँ पर 6 यूनियन टेरिटरीज। लेकिन फिर क्या हुआ कि फिर जम्मू कश्मीर एक स्टेट था, उसको हटा दिया है, तो 28 हो गया। जम्मू कश्मीर से 2 यूनियन टेरिटरीज निकलती हैं, लद्दाख और दूसरा जो है वो जम्मू कश्मीर है, तो इसलिए 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरी आपको देखने को मिलेगा। और एक जो है वो आपको नेशनल कैपिटल टेरिटरी देखने को मिलता है। नेशनल कैपिटल टेरिटरी मतलब जिसको हम यहाँ पर एनसीआर बोलते हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा ना दिल्ली एनसीआर, तो दिल्ली एनसीआर और आसपास की जो लोकेशन होती हैं जिसको नेशनल कैपिटल रीजन बोलते हैं, वो देखने को मिलता है। फिर उसके बाद इंडिया जो है वो काफ़ी सारी कंट्रीज़ के साथ बॉर्डर को शेयर करेगा। ठीक है, जैसे अगर आप देखोगे पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, चाइना हो गया, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, और साउथ नेबर्स अक्रॉस द सी कंसिस्ट ऑफ 2 आइलैंड कंट्रीज। ठीक है, 2 आइलैंड कंट्रीज है, एक तो आपको श्रीलंका देखने को मिलेगा और एक मालदीव्स देखने को मिलता है। ठीक है, फिर उसके बाद श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम, ठीक है, इंडिया बाई पाक स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार, वाइल मालदीव्स आइलैंड आर सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ द लक्षद्वीप आइलैंड। ठीक है, अब ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि साउथ ऑफ द लक्षद्वीप जो है वो यहाँ पर क्या है, वो आपको कौन सा देखने को मिलेगा, वो आपको जो है वो मालदीव्स देखने को मिलता है। ठीक है, तो ऐसे 3 पॉइंट जो है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं नेबर्स के बारे में भी, है ना। और अगर आपको और भी ज़्यादा यहाँ पर कुछ लिखना है तो हम फ्रेंडली रिलेशन यहाँ पर शेयर करते हैं, है ना। हमारे कल्चर वगैरह बहुत पुराने हैं, बहुत पुराने टाइम पीरियड से हम सभी कंट्रीज एक दूसरे के लिए यहाँ पर खड़े रहते हैं। तो इस तरीके से आप और भी पॉइंट्स यहाँ पर लिख सकते हो। बस बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है वो एटलीस्ट आपको यहाँ पर इतनी लिखनी पड़ेगी। ठीक है, इतना लिखोगे तभी आपको बाकी सब चीज़ों को भी कंसिडर किया जाएगा। चलिए अगली बात करते हैं। इंडियाज लैंड रूट्स हैव बीन इंपॉर्टेंट सिंस एंशिएंट टाइम, एक्सप्लेन। ठीक है, भारत के जो लैंड रूट हैं वो यहाँ पर एंशिएंट टाइम से, मतलब प्राचीन काल से ही बहुत इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है कि इस चीज़ को जो है वो एक्सप्लेन करना है। ठीक है, कि कैसे क्या होगा, किस तरीके से होगा। सो आप याद रखिएगा, इंडियाज कॉन्टेक्ट विद द आउटसाइड वर्ल्ड हैव कंटिन्यूड थ्रू द एजेस, बट हर रिलेशनशिप थ्रू द लैंड रूट्स आर मच ओल्डर देन द मैरीटाइम कॉन्टेक्ट। मतलब आप ये कह सकते हैं कि पहले यहाँ पर क्या होता था कि पहले लैंड रूट्स जो हैं उनसे ज़्यादा कॉन्टेक्ट होता था। मैरीटाइम जो कॉन्टेक्ट है ये तो आपको बाद में देखने को मिले, है ना। जैसे अगर आप देखोगे तो 1498 में, है ना, ये कौन आया था भाई, ये वास्को डी गामा जो है वो भारत आया। उसके बाद फिर बाकी सारी कंपनीज आई, उससे पहले अरब ट्रेडर्स वगैरह भी आपको देखने को मिले। तो लैंड रूट जो है वो यहाँ पर क्या है कि हमारे पुराने हैं, और मैरीटाइम जो रूट्स हैं वो हमारे नए हैं। लेकिन दोनों तरीके से यहाँ पर क्या है कि इंडिया जो है वो बाकी के कंट्रीज में आपको पहुँचता हुआ दिखाई दिया। बहुत सारे पासेस आपको देखने को मिलेंगे, जैसे मान लीजिए कि ये माउंटेन है ना, 2 माउंटेन है, इनके बीच वाला जो रास्ता होता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पास, है ना। जिससे क्या है कि एक जगह से दूसरी जगह पर आप यहाँ पर जाते हुए दिखाई देते हो। सो द वेरियस पासेस अक्रॉस द माउंटेन्स इन द नॉर्थ हैव प्रोवाइडेड पैसेज टू द एंशिएंट ट्रेवलर्स, है ना, वो उसी रास्ते से यहाँ पर आते थे। जैसे अगर आप देखोगे तो ये खाइबर और उसके बाद ये बोलन पास, ठीक है, ये आज के टाइम पीरियड पर कहाँ पर है, ये पाकिस्तान अफगानिस्तान वाले रीजन में आपको देखने को मिलेंगे। हैव कंट्रीब्यूटेड इन द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज एंड कमोडिटीज सिंस एंशिएंट टाइम्स। तो क्या होता था कि जो बाकी के लोग यहाँ पर होते थे, ट्रेवलर्स होते थे, है ना, फिर जो ट्रेडर्स होते थे, वो इन्हीं पासेस के माध्यम से एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रेवल करते थे और उनके साथ उनके आइडियाज़ जाते थे, है ना। अलग अलग तरीके की जो कमोडिटीज़ होती थी, सामान वगैरह होते थे, वो इस तरीके से लेकर जाते थे। बाद में फिर क्या हुआ कि मैरीटाइम कॉन्टेक्ट्स भी यहाँ पर आपको बढ़ते हुए दिखाई दिए। द आइडियाज ऑफ उपनिषद एंड द रामायणा, द स्टोरीज ऑफ पंचतंत्र। पंचतंत्र की जो कहानी थी ये श्री विष्णु शर्मा जी ने यहाँ पर लिखी थी, है ना। और रामायण जो था वो संस्कृत में लिखा गया था वाल्मीकि जी के द्वारा। द इंडियन न्यूमरल्स, जो भारत के नंबर्स हैं, डेसिमल सिस्टम कुड रीच मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड थ्रू द लैंड रूट्स। तो ये सब चीज़ें कैसे पहुंची भाई, जैसे आपको पता है कि भारतीय लोग दूसरी कंट्रीज में भी जाते थे और दूसरी कंट्री के लोग भारत में एजुकेशन के लिए भी यहाँ पर आते थे। तो इससे क्या हुआ कि रामायण, पंचतंत्र, उपनिषद, जो नंबर सिस्टम हमारा था, है ना, इसको लोग बाहर के जो लोग हैं वो यहाँ पर जान पाए। ठीक है, तो वो कैसे हुआ, वो लैंड रूट से ही यहाँ पर आपको देखने को मिला। द स्पाइसेस एंड मुस्लिम क्लोथ अलॉन्ग विद द अदर कमोडिटीज वर टेकन फ्रॉम इंडिया टू अदर कंट्रीज, है ना। मतलब कि जो मसाले वगैरह होते थे, जो अलग अलग तरीके के कॉटन, है ना, डिज़ाइन वगैरह यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, वो सब चीज़ें भी दूसरी कंट्रीज़ में आपको जाती हुई दिखाई दी। तो इसीलिए हम यहाँ पर ये जो बातें कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे लॉजिक है। लॉजिक यहाँ पर ये है कि जब ये सब चीज़ें हम यहाँ पर लिखेंगे ना, तो इससे ये पता चलेगा कि भारत का जो ये पूरा का पूरा, है ना, कॉन्टेक्ट करना दूसरी कंट्रीज़ के साथ है,
ये कितना पुराना आपको देखने को मिलेगा कि अलग अलग तरीके के जो लोग यहाँ पर होते थे, ठीक है, वो यहाँ पर आपको कांटेक्ट करते हुए दिखाई देते थे और ये रोड्स वगैरह जो थी इनके माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचते थे। ग्रीक जो स्कल्पचर आपको देखने को मिलेगा, ग्रीक उन लोग को बोलते हैं जो ग्रीस से हैं, है ना, जहां पर 2004 के ओलंपिक गेम्स हुए थे, है ना। पहला ओलंपिक गेम्स कब हुआ था? पहला ओलंपिक गेम्स अगर आप देखोगे 1896 कहां पर हुए थे? ग्रीस। ग्रीस की राजधानी क्या है भाई? ग्रीस की राजधानी देखोगे तो उसका नाम है एथेंस। फिर उसके बाद 1896 के बाद 2004 में भी जो है वो ओलंपिक गेम्स हुए थे, ठीक है, जिसमें कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर, ठीक है, उन्होंने डबल ट्रैप शूट में जो है वो यहाँ पर क्या किया था? सिल्वर मेडल जीता था, ठीक है। चलो, अ ग्रीक स्कल्पचर एंड द आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ डोम एंड, ठीक है, minarets from West Asia can be seen in many parts of country. This is the result of the exchange of commodities and ideas movement of people. तो अब यहाँ पर क्या होता है कि मतलब हर एक चीज में अगर आप देखोगे तो जो दूसरी कंट्रीज है उनका स्टाइल वगैरह आपको देखने को मिलेगा, है ना। जैसे हुमायूं टॉम्ब आप देख लीजिए, है ना, या जितने भी अलग अलग तरीके के आर्किटेक्चर वर्क हैं उनको अगर आप देखोगे तो अलग अलग कंट्री के जो लोग हमारे देश में यहाँ पर आए थे अलग अलग तरीके के रूट्स को फॉलो करते हुए, तो उनका इन्फ्लुएंस जो है वो हमको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। अब 1526 में जब बाबर भारत आया था, वो तो अफगानिस्तान में था, भारत में आया, उसने यहाँ पर बैटल ऑफ पानीपत जो है वो यहाँ पर लड़ी, है ना। बैटल ऑफ पानीपत लड़ने के बाद उसने भारत में जो मुगल एडमिनिस्ट्रेशन था इसको यहाँ पर इस्टेब्लिश किया। अभी उस टाइम पीरियड पर तो पैदल ही आए थे ना वो लोग, तो अलग अलग तरीके की जो पास वगैरह है उससे यहाँ पर आए, तो आर्किटेक्चर वगैरह भी यहाँ पर फ्लोरिश होता हुआ आपको देखने को मिला। तो ये सिंपली आप मेंशन कर सकते हैं लैंड रूट्स के बारे में, और वो क्यों इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में आप चीज़ें जो हैं वो डायरेक्टली यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है, क्लियर। तो ये थे आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, मतलब कि टोटल अभी तक हमने वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कर लिए, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कर लिए, और क्वेश्चंस का नंबर कितना हो गया? 22 क्वेश्चंस मैंने आपको एडिशनल यहाँ पर प्रोवाइड कर दिए जो कि आपके एनसीईआरटी से अलग है, ठीक है। एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन तो वही है, उनका सॉल्यूशन तो मैंने आपको प्रोवाइड कर ही दिया है। अब हम बात करते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जो मुश्किल से 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पर आ सकते हैं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि वाई आर अहमदाबाद एंड कोलकाता एबल टू सी द नून सीन एग्जैक्टली ओवरहेड ट्वाइस अ ईयर बट नॉट दिल्ली, है ना। मतलब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो अहमदाबाद है गुजरात में है, वेस्ट बंगाल में आपको क्या देखने को मिलेगा? कोलकाता, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि इसमें क्या होता है कि इसमें जो सूरज होता है ना, वो एकदम सर पे होता है, ठीक है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो सूरज है वो यहाँ पर क्या होगा? एकदम सर पर होगा, ठीक है। बट दिल्ली में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है ये अब आपको बताना है, इसमें आपको रीजन जो है वो यहाँ पर बताने हैं। तो यहाँ पर देखो बोला जा रहा है कि द सन्स अपेरेंट मूवमेंट टुवर्ड्स नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर इज विद इन 2 ट्रॉपिक्स, ठीक है। मतलब यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि जैसे अगर आप देखोगे तो 21 मार्च वाला दिन, ठीक है, एक हो गया आपका 21 मार्च, ठीक है। 21 मार्च वाला जो दिन होता है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्प्रिंग इक्विनॉक्स, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इक्विनॉक्स बोल लो, या फिर आप इसको स्प्रिंग इक्विनॉक्स बोल लो, कुछ भी बोल सकते हो, या इक्विनॉक्स ही बोल लो, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि 21 मार्च वाला जो दिन होता है इसमें 12 घंटे का दिन होता है, ठीक है, और 12 घंटे की जो है वो यहाँ पर रात होती है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि मार्च के बाद जो आपके दिन का नंबर होता है वो लगातार बढ़ता रहता है ना। क्यों? क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर जो है वो सूरज यहाँ पर आ जाता है, फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में चला जाता है ना। तो इस तरीके से चीज़ें जो है वो यहाँ पर होती रहती हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो सन है ना, उसकी अपेरेंट मूवमेंट जो है वो यहाँ पर क्या होती है? इक्वेटर के नॉर्थ में और साउथ में। नॉर्थ में अगर आप देखोगे तो उसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के अकॉर्डिंग, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है वो सदर्न हेमिस्फीयर में। ऑल द प्लेसेस लोकेटेड विद इन द ट्रॉपिक्स हैव ओवरहेड सन ट्वाइस अ ईयर, मतलब कि जितने प्लेस यहाँ पर होंगे जो क्या होंगे, जो कि ट्रॉपिक्स के अंतर्गत हैं। ट्रॉपिक्स का मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 23.5 डिग्री साउथ, है ना। ये वाली जो लाइन है ये क्या है? कौन सी लाइन है? ये कर्क रेखा है ना, जिसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये है मकर रेखा जिसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। ये दोनों चीजें हैं। तो इनके बीच में जितने लोग यहाँ पर आएंगे, जितने भी लोकेशंस यहाँ पर आएंगी, वहां पर क्या होगा? वहां पर याद रखिएगा कि सन जो है ना, ओवरहेड होगा, मतलब सर के ऊपर जो है वो सूरज आपको देखने को मिलेगा ट्वाइस अ ईयर। बोथ अहमदाबाद एंड कोलकाता, गुजरात से भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाता, वेस्ट बंगाल से भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाता है, lie to the south of the tropic of cancer. This is why these two stations see the noon sun, ठीक है, ओवरहेड ट्वाइस अ ईयर। मतलब कि इनके सूरज जो है वो बिल्कुल सर पर आपको देखने को मिलेगा, है ना, इन लोकेशंस पर। क्यों? क्योंकि ये क्या है कि
जैसे ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरात से भी जाता है, वेस्ट बंगाल से भी जाता है, लेकिन अहमदाबाद और कोलकाता, ठीक है, ये यहाँ पर क्या है, आप ये कह सकते हैं कि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साउथ में है, मतलब कि विद इन ट्रॉपिक्स हैं, और विद इन ट्रॉपिक्स में अगर होंगे तो साल में 2 बार जो है वो सन आपको ओवरहुड देखने को मिलेगा। दिल्ली जो है वो यहाँ पर क्या है कि उसका अगर आप देखोगे लैटिट्यूड कितना है, वो 29 डिग्री है ना, मतलब कि ट्रॉपिक से बाहर हो गया। क्यों बाहर हो गया भाई? क्योंकि ट्रॉपिक में अगर आप देखोगे तो ट्रॉपिक में आपको देखने को मिलेगा 23.5 डिग्री नॉर्थ, है ना, और यहाँ पर हो गया ये 23.5 डिग्री साउथ, तो इनके बीच में अगर होगा तब वो ट्रॉपिक्स में होगा। तो 29 हो गया ना, तो ये क्या हो गया कि नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। तो सन रेज आर नियर ओवरहेड इन द सब ट्रॉपिकल जोन, इट विल नेवर सी नून सन ओवरहेड एट एनी टाइम ऑफ द ईयर, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है कि इसी तरीके से अहमदाबाद के केस में भी अगर आप देखोगे तो यही होगा। तो इसीलिए यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि दिल्ली वाले केस में यही होगा, क्योंकि वो 29 डिग्री पे है, तो वो ट्रॉपिक में है ही नहीं लोकेटेड, और ट्रॉपिक में नहीं है तो फिर क्या होगा कि सन ओवरहेड जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। बाकी सब रीजन में जो है वो सन जो है वो 2 बार साल में क्या होता है, ओवरहेड होता है, ठीक है। और अहमदाबाद और कोलकाता जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साउथ में है, और इसी वजह से वहां पर क्या है कि सन ओवरहेड आपको देखने को मिलता है। क्लियर? ये रीजनिंग वाला क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे अगर आप देखोगे ना तो वो हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल वाले क्वेश्चन आते हैं पेपर में, ठीक है, तो वो उस कैटेगरी में आप इसको यहाँ पर रख सकते हो। क्लियर? चलिए, आसान क्वेश्चन था वैसे तो, अगर आपको बेसिक्स पता होंगे तो क्वेश्चन आसानी से कर लोगे आप। चलिए बात करते हैं कि इंडिया ऑक्यूपाइज एन इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पोजीशन इन साउथ एशिया, है ना। भारत जो है वो साउथ एशिया का एक पार्ट है, ठीक है, और साउथ ईस्ट एशिया, वेस्ट एशिया जो है वहां पर एक काफी इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर प्ले करता है। क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि इंडिया ऑक्यूपाइज एन इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पोजीशन इन साउथ एशिया, इसको डिस्कस करो भाई, है ना, कि क्या ऐसा है, क्या सही है, क्या बिल्कुल ये बताना है आपको, ठीक है। चलो, सो इंडिया का जो लैंड मास है उसकी सेंट्रल लोकेशन है कहां पर, ईस्ट और वेस्ट एशिया। अभी मैंने आपको बताया था ना, वेस्ट एशिया मतलब जो आपका दूसरा वाला पार्ट हो गया, कौन कौन से, जिसमें अगर आप देखोगे तो आपका इराक हो गया, सऊदी अरेबिया, ईरान वगैरह, ये सब आपके वेस्ट एशिया है। ईस्ट एशिया में जापान, साउथ कोरिया, चाइना, ये सब ईस्ट एशिया में है। इंडिया इज अ साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ एन एशियन कॉन्टिनेंट, ठीक है। तो साउथवर्ड एक्सटेंशन यहाँ पर देखने को मिलेगा। एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको बोलते हैं सार्क, ठीक है, ये थोड़ा एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ। इसको बोलते हैं साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो इसमें आपको अफगानिस्तान भी देखने को मिलेगा, इसमें आपको पाकिस्तान भी देखने को मिलेगा, इसमें आपको इंडिया भी देखने को मिलेगा, ठीक है, इसमें आपको भूटान भी देखने को मिलेगा, ठीक है, भूटान, इसमें आपको नेपाल भी देखने को मिलेगा, ठीक है, इसमें आपको मालदीव्स भी देखने को मिलेगा, मालदीव्स, इसमें आपको श्रीलंका, बांग्लादेश भी देखने को मिलेगा, और इसमें आपको श्रीलंका भी देखने को मिलेगा, ठीक है। कितनी कंट्री हो गई, 3 2 5 3 8, ठीक है। सार्क की जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो 1985 में हुआ था। तो ये सारी वो कंट्रीज हैं जो साउथ एशिया में हैं। तो एशिया का जो साउथवर्ड एक्सटेंशन है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम यहाँ पर बोलते हैं क्या, इंडिया, ठीक है। द ट्रांस इंडियन ओशन रूट्स विच कनेक्ट द कंट्रीज ऑफ यूरोप इन द वेस्ट एंड द कंट्रीज ऑफ ईस्ट एशिया प्रोवाइड अ स्ट्रेटेजिक सेंट्रल लोकेशन टू इंडिया, ठीक है। अब सिंपल सी बात, अगर आप एक चीज समझो, है ना, कि भाई यहाँ पर क्या है कि ये प्यारा भारत है, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या है कि ये वेस्ट एशिया है ना, ये वेस्ट एशिया हो गया, ये आपका ईस्ट एशिया हो गया, ठीक है। उधर आपको यूरोप देखने को मिलेगा, है ना, ये यूरोप हो गया। तो अभी अगर मान लीजिए कि यहाँ से सामान जाएगा तो ऐसे जाएगा, फिर ये यूरोप में जाएगा, है ना, या मेडिटरेनियन सी वगैरह से होते हुए ऐसे जाएगा, वहाँ से अगर जाना होगा तो इस तरीके से जाएगा। तो भारत की जो लोकेशन है वो स्ट्रेटेजिक हुई कि नहीं हुई, है ना, कि भारत नज़र रख रहा है। यहाँ पर क्या है, अरेबियन सी, यहाँ पर क्या है, ये आपका बे ऑफ बंगाल, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये इंडियन ओशन, ठीक है। तो भारत की लोकेशन जो है वो काफ़ी स्ट्रेटेजिक यहाँ पर हो जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद द पार्ट दैट इज अटैच टू द एशियन कॉन्टिनेंट कनेक्ट इंडिया थ्रू द लैंड रूट एंड माउंटेन पासेस टू द वेरियस कंट्रीज लाइंग नॉर्थ वेस्ट एंड ईस्ट, ठीक है। वही जो मैंने अभी आपको बताया ना, अलग अलग तरीके के पास, है ना, जैसे खैबर पास, गोलन पास, है ना, काफ़ी सारे अलग अलग तरीके के पासेस हैं। और वो पासेस से क्या होता है कि आसपास की जो रीजन्स हैं, चाहे वो नॉर्थ में हो, वेस्ट में हो, ईस्ट में हो, वो सबकी कनेक्टिविटी मिलती है। डेक्कन पेनिनसुला, ठीक है, प्रोट्रूड्स इनटू द इंडियन ओशियन, दस हेल्पिंग इंडिया टू एस्टेब्लिश क्लोज कॉन्टेक्ट विद द वेस्ट एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप, है ना, क्योंकि अगर आप देखोगे तो ये इंडिया और इधर क्या है भाई, इधर अफ्रीका हो गया, है ना, और एशिया में ये वेस्ट एशिया यहाँ पर है, ये आपका ईस्ट एशिया हो गया यहाँ पर, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर ये साउथ ईस्ट एशिया आपको देखने को मिलेगा। काफ़ी सारी कंट्रीज हैं जिनको हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। कोस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया फ्रॉम द ईस्टर्न कोस्ट, ठीक है। तो साउथ ईस्ट और ईस्ट एशिया को यहाँ पर देखो, ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, और ये वेस्टर्न कोस्ट से आप यूरोप वगैरह में यहाँ पर डायरेक्टली जा सकते हो, है ना, क्योंकि यहाँ पर आपको यूरोप देखने को मिलेगा।
ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, तो इन सब चीज़ों का एक्सेस कर सकते हैं। तो हमारे पास लैंड रूट्स भी हैं, हमारे पास सी वगैरह के भी कनेक्शन आपको देखने को मिलेंगे, जिससे यहाँ पर क्या है कि सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर कट पता चल जाती हैं। ठीक है, क्लियर हो गया भाई, सबको आ गया समझ में? तो आई होप ये सारे क्वेश्चन के आंसर आपको क्लियर हो रहे होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, डिस्क्राइब हाउ द ज्योग्राफिकल फीचर ऑफ द इंडिया हैव फॉस्टर्ड यूनिटी एंड होमोजेनिटी इन द इंडियन सोसाइटी। है ना, मतलब कि जो ज्योग्राफिकल फीचर है भारत के, उससे भारत के लोगों में किस तरीके से यूनिटी और एक होमोजीनियस, है ना, होमोजीनियस सॉल्यूशन यहाँ पर क्या होता है कि जिसमें सब कुछ एकदम मिल जाता है ना, होमोजेनिटी आपको देखने को मिलता है भारतीय सोसाइटी में, वो आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें मतलब इसमें थोड़ा सा आपको जनरलाइज करना पड़ेगा, स्टेटमेंट को समझकर आपको अपनी समझ के अनुसार इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर देना है। इंडिया हैज अ डिस्टिंक्ट फिजिकल एंड कल्चरल आइडेंटिटी। India's unity and homogeneity have been enabled by its physical diversity, that is physical features। ठीक है, जैसे अगर आप देखोगे तो लॉफ्टी माउंटेन आपको नॉर्थ में देखने को मिलेगा, है ना, जो यहाँ पर क्या होता है कि ईस्ट से वेस्ट, मतलब हिमालय वगैरह जो है ना, वो आपको देखने को मिलते हैं। दे प्रोवाइड अ नेचुरल वॉल अगेंस्ट ऑल पॉसिबल इंट्रूजन्स, इट गिव्स इंडियन इंटैक्ट स्ट्रक्चर। ठीक है, अब अगर मान लीजिए कि हिमालय नहीं होता, है ना, तो कोई भी अटैक कर देता भाई, है ना, वो तो हिमालय क्या है, हिमालय होने से वहाँ पर ठंड बहुत है, और यहाँ पर क्या है कि जो पीछे की तरफ ठंडी हवाएं चलती हैं उनको ब्लॉक कौन करता है ना, तो इसलिए क्या होता है कि फिजिकल फीचर से भी काफ़ी ज़्यादा जो इंट्रूजन्स वगैरह हो सकते हैं उनको हम यहाँ पर रोक पाते हैं, और एक बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर भी जो है वो इंडिया को मिलता हुआ देखने को मिलेगा। सदर्न पार्ट जो है इंडिया का, वो यहाँ पर क्या है कि सीज और ओशन से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जैसे इससे यहाँ पर ये है कि भाई अगर भाई भारत का कोई भी यहाँ पर पर्सन है ना, मतलब कोई दूसरी कंट्री का पर्सन है, वो इंडिया में यहाँ पर एंटर करना चाहता है, तो ओनली थ्रू वेल डिफेंडेड रूट्स थ्रू सी और पासेस इन द माउंटेन्स। ठीक है, उसको हम यहाँ पर डिफेंड कर पाते हैं, तो उससे यहाँ पर क्या है, आप ये कह सकते हैं कि कोई प्रॉब्लम जो है वो यहाँ पर सी रूट वगैरह के तहत या पासेस के थ्रू भी यहाँ पर नहीं होगी। स्टैंडर्ड मेरिडियन हैज बीन टेकन एज टोकल टाइम ऑल ओवर इंडिया प्रोवाइडिंग यूनिफॉर्मिटी, है ना, सब जगह पे समय एक जैसा है। ठीक है, आपके यहाँ पे भी टाइम वही हो रहा होगा जो हमारे यहाँ पर टाइम है, हमारे यहाँ पर भी वही टाइम है जो दूसरे के यहाँ पर है। ठीक है, सो रिवर्स एंड देयर ट्रिब्यूटरीज प्रोवाइड इरिगेशन फैसिलिटी थ्रू आउट द कंट्री टू ब्रिंग यूनिफॉर्म डेवलपमेंट, है ना, रिवर्स वगैरह भी सब जगह पर इरिगेशन फैसिलिटीज वगैरह प्रोवाइड करती हैं, ताकि सभी पर्टिकुलर एरियाज का जो डेवलपमेंट यहाँ पर हो वो कैसा हो, वो यूनिफॉर्म आपको देखने को मिले। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर उसके बाद मॉनसून जो है वो यूनिटी यहाँ पर बढ़ाता है। ठीक है, मैनी फेस्टिवल्स आर एसोसिएटेड विद इट, अपार्ट फ्रॉम दैट एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिक नीड्स आर ऑल्सो मेट बाय द मॉनसून। ठीक है, जो भी खेती वगैरह होती है, खाने पीने की चीज़ें आपको उत्पादित होती हुई दिखाई देती हैं, उसके ऊपर सभी लोगों की मॉनसून डिपेंडेंसी यहाँ पर है। दस बाय अडॉप्टिंग न्यू नॉर्म्स एंड वैल्यूज एंड एक्सेप्टिंग एज देयर ओन, यूनिटी एंड होमोजेनिटी ऑफ इंडिया हैज बीन प्रमोटेड। ठीक है, तो जो नए नॉर्म्स होते हैं, जो वैल्यूज हैं, एक्सेप्ट करना सबसे, ठीक है, उसी से क्या होगा कि यूनिटी और होमोजेनिटी जो है वो इंडिया की आपको प्रमोट होती हुई दिखाई देती है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। क्लियर? तो ये पूरा का पूरा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन था, थोड़ा ये सोच समझकर आपको लिखना पड़ेगा, है ना। इसमें आपको डायरेक्टली जो है वो मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पर बता दिए हैं, इनको भी अगर आप लिख दोगे तो फिर आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। क्लियर? चलिए, तो ये थे हमारे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। अब इस पर्टिकुलर चैप्टर में ना कुछ चीज़ें आपको दी गई हैं, ठीक है, जिनको मैप पर लोकेट करना है। तो मैं इसी के साथ ना यहाँ पर क्या करूँगा कि जो मैप बेस्ड क्वेश्चंस है वो आपको यहाँ पर करा दूंगा। ठीक है, आपको यहाँ पर क्या है कि नॉर्मली, ठीक है, जो लेटेस्ट वाला मैप है, जैसे जिसमें आपको लद्दाख वगैरह वाला रीजन भी देखने को मिलेगा, ऐसा वाला मैप जो है वो आपको पेपर में देखने को मिलता है। ठीक है, तो आपसे ये बोल देंगे कि भारत के जो स्टेट्स हैं, है ना, और उनकी कैपिटल, इनको लोकेट करो, है ना। या तो आपसे ये बोल देंगे कि भाई ये कौन सा स्टेट है बताओ, है ना, इसकी राजधानी लिखो, ये कौन सा स्टेट है इसकी राजधानी लिखो, ऐसे पूछ लेंगे। या फिर आपसे क्या कर देंगे कि बता दो कि भाई ये वाला कौन सा, कर्नाटका को लोकेट करो, तो कर्नाटका को आप ऐसे लोकेट करोगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से आपको ये चीज़ें जो हैं वो समझनी है। बस अब देखो सिंपल सा एक डिफरेंस यहाँ पर ये हो गया है ना, कि ये जो पाकिस्तान वगैरह वाला रीजन है ना, लद्दाख और जम्मू कश्मीर यहाँ पर थोड़ा से अलग हैं। ठीक है, अगर आप इसको थोड़ा ऐसे कर दो, ठीक है, ये ऐसा हो गया, तो ये वाला जो रीजन है ये क्या है, ये आपको लद्दाख देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये वाला जो रीजन है ये क्या हो गया, ये आपका जम्मू कश्मीर है। लोगों को प्रॉब्लम क्यों आती है? लोगों को प्रॉब्लम इसलिए आती है क्योंकि उनको पता नहीं होता है ना, कि कौन से स्टेट कहाँ पर लोकेटेड है। ठीक है, इसी वजह से दिक्कत होगी। चलो शुरू करते हैं। यहाँ पर ये वाला जो पर्टिकुलर स्टेट है ये कौन सा है भाई, ये राजस्थान है, मैप खोल के रखना। ये वाला स्टेट कौन सा है, ये स्टेट है आपका गुजरात। ठीक है, उसके बाद ये वाला स्टेट कौन सा है, ये आपको देखने को मिलेगा महाराष्ट्र। ये स्टेट कौन सा है, ये स्टेट है आपका गोवा। ठीक है, ये स्टेट कौन सा है, ये हो गया आपका कर्नाटका।
और ये स्टेट कौन सा हो गया, ये हो गया आपका केरला। ठीक है, तो स्टार्टिंग में मैंने क्या बताया, ये हो गया लद्दाख, ये हो गया जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, और ये हो गया आपका यहाँ पर क्या, ये हो गया आपका केरला। लद्दाख की राजधानी लेह कारगिल देखने को मिलेगी, जम्मू कश्मीर की राजधानी जो है वो जम्मू और श्रीनगर आपको देखने को मिलेगी, राजस्थान की राजधानी जयपुर है, गुजरात की राजधानी गांधीनगर, अहमदाबाद नहीं है। ठीक है, महाराष्ट्र की राजधानी जो है वो आपको क्या देखने को मिलेगी, ये है आपकी मुंबई, गोवा की राजधानी पणजी है, कर्नाटका की राजधानी बेंगलुरु है, और केरला की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। ठीक है, तो ये सारे स्टेट्स हो गए, याद रखना भी जरूरी है ना। जैसे कैपिटल रेगुलर बेसिस पे करते रहोगे ना तो चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर यहां पर हो जाएंगी। क्लियर, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। ये वाला स्टेट अगर हम देखेंगे तो ये आपका तमिलनाडु वाला स्टेट है। ये स्टेट अगर आप देखोगे तो ये आपको आंध्र प्रदेश यहां पर देखने को मिलेगा। अब आंध्र प्रदेश में ही अगर आप देखोगे ना, यहां पर ये देखो, ये आंध्र प्रदेश है, इसी में देखो ये वाला जो रीजन है ना, ये वाला, ये जो ट्रायंगल जैसा, ये थोड़ा पुराना मैप यहाँ पर लगा हुआ है। ठीक है, इस वजह से यहाँ पर ये ट्रायंगल नहीं बन रहा है, नहीं तो ये ट्रायंगल वाला जो मैप है ना, ये वाला, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे तेलंगाना। ठीक है, ये तेलंगाना यहाँ पर हो गया। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो ये वाला जो स्टेट है ये क्या है भाई, ये आपका उड़ीसा यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, उड़ीसा हो गया। उसके बाद ये वाला जो स्टेट है ये आपको वेस्ट बंगाल देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अब देख लेते हैं यहाँ पर तेलंगाना की राजधानी क्या है भाई, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है, आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अमरावती। तमिलनाडु की हो गई चेन्नई, उड़ीसा की हो गई भुवनेश्वर, और वेस्ट बंगाल की हो गई आपकी कैलकाटा। ठीक है, या जिसको हम कोलकाता बोलते हैं। क्लियर, चलो यहां तक आ गए। अब उसके बाद ये वाला जो स्टेट है, ठीक है, ये स्टेट हो गया आपका पंजाब। ठीक है, ये पंजाब हो गया। उसके बाद ये हो गया आपका हिमाचल प्रदेश, ये हो गया आपका उत्तराखंड। ठीक है, ये तो नेपाल है ना, ये तो इसको नेपाल कर दो भाई, ये हो गया आपका नेपाल। फिर उसके बाद ये वाला जो स्टेट है ये हो गया आपका क्या, हरियाणा, और हरियाणा में छोटू सा एक यहाँ पर देखने को मिल रहा है, इसको बोलते हैं दिल्ली। ठीक है, फिर उसके बाद ये हो गया आपका एमपी, ये हो गया आपका यूपी। ठीक है, फिर उसके बाद एमपी के पास ये वाला जो स्टेट है ये हो गया आपका छत्तीसगढ़। ठीक है, उड़ीसा हमने कर ही लिया है। यूपी के बाद अगर आप देखोगे तो ये वाला जो स्टेट है ये हो गया आपका बिहार, ये हो गया आपका झारखंड। ठीक है, आप मैप खोल के रखिएगा, वहां पर आपको दिखेगा जहां जहां पर मैं लोकेशन कर रहा हूं। ठीक है, रुकिएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, तो ये चीज अगर आप खोल के रखोगे तो आपको चीजें क्लियर हो, ये हो जाएगा आपका झारखंड। क्लियर, चलो तो यहाँ पर क्या है, पंजाब की राजधानी जो है इसको बोलते क्या है, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, दिल्ली की राजधानी जो है वो यहाँ पर आपको दिल्ली देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद ये हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, उत्तराखंड की राजधानी जो है वो है देहरादून, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, यूपी की लखनऊ, छत्तीसगढ़ की नया रायपुर। ठीक है, या रायपुर, झारखंड की रांची, बिहार की पटना, नेपाल की राजधानी काठमांडू। ठीक है, तो ये हो गए सारे। अब उसके बाद यहाँ पर क्या है कि सबसे खतरनाक वाले है ना, सबसे खतरनाक मतलब ये बात करेंगे हम यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट। अच्छा, नेपाल के पास अगर आप यहाँ पर देखेंगे, देखो ये हो गया आपका नेपाल, यहीं पर ये वाला जो स्टेट ये छोटू सा दिख रहा है ना, इसका नाम है सिक्किम। ठीक है, ये हो गया आपका सिक्किम। उसके बाद ऊपर वाला अगर आप देखोगे तो ये हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये हो गया आपका नागालैंड। ठीक है, ये हो गया आपका मणिपुर। ठीक है, ये हो गया आपका मिजोरम। ठीक है, मिजोरम, जैसे यहाँ पर देखो आप, ये है आपका यहाँ पर क्या, ये ऊपर वाला जो स्टेट है अरुणाचल प्रदेश है, ये नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। ठीक है, फिर ऊपर ही अगर आप सिक्किम, जैसे फिर ये बांग्लादेश हो जाएगा, बांग्लादेश के ऊपर अगर आप देखोगे तो मेघालय और ये आसाम। ठीक है, और यहाँ पर ये त्रिपुरा। तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है, नागालैंड की कोहिमा, इम्फाल की मणिपुर, आइजवाल किसकी है, मिजोरम की, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है, मेघालय की शिलोंग, आसाम की दिसपुर। ठीक है, तो ऐसे लोकेट करने को आएगा। ठीक है, कि भाई इसको पहचानो, इसको पहचानो, तो आपको ना इस तरीके से यहाँ पर चीजें लिखनी पड़ेगी। अच्छा, अब यहाँ पर कुछ हमारे यूनियन टेरिटरीज है, जैसे अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पर है दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। ठीक है, दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, ये दोनों मिला दी गई हैं। पहले क्या थी, पहले एक ही थी, लेकिन अब क्या कर दिया गया कि इन दोनों को मिक्स कर दिया गया है। फिर उसके बाद ये यहाँ पर है ना, ये आपको मिलेगा लक्षद्वीप, लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये अंडमान निकोबार आइलैंड है, इसको बोलते हैं पोर्ट ब्लेयर। यहाँ पर पुडुचेरी है ना, पुडुचेरी, और एक पुडुचेरी यहाँ पर माहे वाला। ठीक है, तो ये सब अलग अलग लोकेशंस हैं। तो कैपिटल तो याद करनी पड़ेंगी है ना, कैपिटल बिना याद किए आपका काम नहीं होने वाला है। ठीक है, समझ में आ गया, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। क्लियर, चलिए अब अगली बात करते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लोकेट करनी है भाई, है ना। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ कहाँ पर जाती है आपको पता होना चाहिए। चलो गुजरात में कर देते हैं, ठीक है, राजस्थान में कर देते हैं, मध्य प्रदेश में कर देते हैं। फिर उसके बाद ठीक है, थोड़ा नीचे करना पड़ेगा। ठीक है, रुकिए,
पहले क्या करो आप, ऐसे कर दो, ठीक है, गुजरात कर दो, ठीक है, फिर राजस्थान कर दो, फिर उसके बाद ये मध्य प्रदेश कर दो, फिर छत्तीसगढ़ कर दो, ठीक है, छत्तीसगढ़ हो गया, फिर झारखंड कर दो, फिर ये वेस्ट बंगाल कर दो, ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या करो, ये त्रिपुरा कर दो और ये मिजोरम कर दो, ठीक है, ये सारी लाइन इस तरीके से मिला दो, ठीक है। ये हो गई आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। कौन कौन से स्टेट से जाती है, गुजरात से जाती है, ठीक है, राजस्थान से जाती है, फिर उसके बाद ये मध्य प्रदेश से जाती है, ठीक है, फिर उसके बाद ये छत्तीसगढ़ हो गया, फिर ये आपका झारखंड हो गया, फिर ये आपका वेस्ट बंगाल हो गया, ठीक है, और ऊपर जाएंगे तो ये हो गया आपका त्रिपुरा, ठीक है, त्रिपुरा, और यहाँ पर ये हो गया आपका मिजोरम, ठीक है। तो ये हो गया 8 स्टेट, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को लोकेट कर सकते हो। क्लियर। चलिए अब अगली बात करेंगे स्टैंडर्ड मेरिडियन विद डिग्रीज, है ना। स्टैंडर्ड मेरिडियन कहाँ कहाँ से जाती है भाई, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर याद रखिएगा 23.5 डिग्री नॉर्थ, और ये कितना है, ये है आपका 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, ठीक है। कौन कौन से स्टेट से, यूपी से जाती है, एमपी से जाती है, छत्तीसगढ़ से जाती है, ठीक है, फिर उसके बाद उड़ीसा से जाती है, और फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश से जाती है, ठीक है। चलो ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका उत्तर प्रदेश, ये हो गया आपका मध्य प्रदेश, ये हो गया आपका छत्तीसगढ़, ठीक है। फिर उसके बाद यहीं पर अगर आप देखोगे तो ये उड़ीसा हो गया और ये आंध्र प्रदेश, ठीक है। मिला दो भाई, जय हिंद, ठीक है, ये मिल गई लाइन, और ये हो गया आपका 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। बात क्लियर हुई। तो ऐसे करके ना आपको पता होना चाहिए, अगर आपको पता होगा ना तो चीज़ें क्या आएंगी, वो आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएंगी। समझ में आ रहा है। तो 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट जो है वो ऐसे यहाँ पर आएगा, और अगर आपको ये पता है कि कौन कौन से स्टेट से पास हो रही हैं तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी, है ना। आसानी से आप उनको मार्क करके जो है आंसर बता सकते हैं। लोकेशन गलत नहीं होनी चाहिए, थोड़ा बहुत अगर मैप पे राजस्थान में थोड़ा इधर है, आपने इधर कर दिया, उतनी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन स्टेट गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो यूनियन टेरिटरीज बतानी है। अंडमान एंड निकोबार किधर है, बे ऑफ बंगाल में, अभी बताया था मैंने आपको। लक्षद्वीप किधर है भाई, लक्षद्वीप जो है वो आपको अरेबियन सी में देखने को मिलेगा। चंडीगढ़ कहाँ पर मिलेगा, पंजाब के पास। दमन एंड दीव जो है अरेबियन सी में, ठीक है। एक बार देख लेते हैं चारों चीज़ें तो आपको क्लियरिटी यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। चलो ये देखो कहाँ कहाँ पर भाई, यहाँ पर अगर आप देखोगे ये है चंडीगढ़, ठीक है। ये कौन सा हो गया, ये हो गया आपका चंडीगढ़, ठीक है। चंडीगढ़ को इधर मार्क कर दो, यूनियन टेरिटरी, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर ये लक्षद्वीप हो गया, दादर एंड नगर हवेली हो गया, अंडमान एंड निकोबार यहाँ पर हो गया, ठीक है। ये चारों यहाँ पर क्या है, यूनियन टेरिटरीज है। फिर उसके बाद पुडुचेरी देखो इधर भी है, यहाँ पर भी पुडुचेरी, यहाँ पर भी पुडुचेरी, यहाँ पर भी पुडुचेरी, यहाँ पर भी पुडुचेरी, ठीक है। उसके बाद दिल्ली यहाँ पर है, ठीक है। और उसके बाद फिर यहाँ पर क्या है, बस हो गया। लक्षद्वीप मैंने आपको बता ही दिया, दादर एंड नगर हवेली बता दिया, अंडमान एंड निकोबार बता दिया, ठीक है। समझ में आ गया। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या है कि ये पूरा का पूरा जो आपका मैप वर्क था वो यहाँ पर कंप्लीट हो गया, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें जो हैं वो आपसे मैप बेसिस में यहाँ पर पूछी जा सकती हैं। तो ये हो गए आपके पूरा कंप्लीट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और इसमें जो मैप रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चंस थे जो बन सकते हैं पेपर में वो मैंने आपको बता दिया। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आपको कैपिटल्स जो है ना वो याद करनी पड़ेंगी। अगर आप कैपिटल्स याद नहीं करोगे तो फिर यहाँ पर क्या होगा कि कैपिटल अगर वो आपसे पूछ लेंगे तब भी गलत हो जाएगा आंसर, और फिर लोकेशन पता होनी चाहिए कि कौन सा मैप कहाँ पर है और किस तरीके से है। कोई भी डाउट अगर होता है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। और अगर आपको ये सेशन कैसा लगा, ठीक है, अगर आपने यहाँ तक इस सेशन को देखा है तो अपना फीडबैक भी जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर देकर जाइएगा। अब अगर मान लीजिए कि क्लास 9th के जो पुराने वीडियोज़ हैं, ठीक है, आप उनको यहाँ पर देखना चाहते हैं, ठीक है, आपको पता करना है कि भाई कैसे देखेंगे, किस तरीके से करेंगे, तो सबसे पहले तो कुछ तो इंपॉर्टेंट जो लिंक्स है ना वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आपको। आप उनको एक बार गो थ्रू कर लो तो उससे आपको सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि कहाँ से किस तरीके से वीडियोज़ को देखने हैं, ठीक है। प्लेलिस्ट वगैरह मिल जाएगा। अदरवाइज़ आप क्या करिएगा, गूगल पर जाइएगा, वहाँ पर टाइप करिएगा magnetbrains.com। जैसे ही आप magnetbrains.com पर जाओगे, इंडिया का नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म जो है वो यहाँ पर उसका होम पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर अलग अलग तरीके की चीज़ें हैं, ठीक है, जैसे CBSE इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, स्पोकन इंग्लिश, NTSE ओलंपियाड, जो भी आपको पढ़ना है। हमें क्या पढ़ना है, क्लास 9th। हम लोग कहाँ पर गए, CBSE इंग्लिश मीडियम। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये हो गया आपका क्लास 9th, ठीक है। जैसे ही आप क्लास 9th पर क्लिक करोगे तो क्लास 9th के जो भी अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, ठीक है, इनके वीडियोस यहाँ पर आपके पास अवेलेबल हैं, तो आप इनको ओपन कर सकते हैं। जो भी आपको पढ़ना है, जैसे ज्योग्राफी पढ़ना है तो ज्योग्राफी पे क्लिक कर दो आप, है ना। जैसे क्लिक करोगे ज्योग्राफी पे, सारे जो चैप्टर्स हैं वो एक सिस्टमेटिक मैनर में आपको देखने को मिल जाएंगे। फिर जो भी आप पढ़ना चाहते हैं उसको ओपन कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पर क्या है, इंडिया साइज एंड लोकेशन, ठीक है, ये पहला चैप्टर है, उसका ये 1 शॉट रिवीजन है।
जो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, तो इसको आप आसानी से गो थ्रू यहाँ पर कर सकते हो। बाकी मैग्नेट ब्रेन्स पर केजी से लेकर क्लास 12 तक की जो भी क्लासेस होती हैं वो 100% फ्री होती हैं, ठीक है। इसके लिए आपको कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है, कोई फीस नहीं जमा करनी है, फ्री ऑफ कॉस्ट घर बैठे आप प्रिपरेशन यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दूसरे दोस्तों के साथ अलग अलग ग्रुप में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करो, ताकि कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ यहाँ पर मैंने स्टार्ट करी है, इसको प्रिपेयर करके आप अपने एग्जामिनेशन के लिए अलग अलग तरीके के टेस्ट के लिए अच्छी तरीके से प्रिपेयर हो सकें। अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ मैं आपसे मिलूंगा, तब तक कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग। लगे रहो, एग्जाम क्लियर करो। थैंक यू सो मच, जय हिंद।